Bismillahirrahmanirrahim. Guys, let's go and talk about the rapid revision of pediatrics. और इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे कंटेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर मैंने सारे लिख दिए हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू आवर एग्ज़ाम। तो इसी में से इंशाल्लाह मैक्सिमम आउट ऑफ, क्योंकि हमारे जो पीडियाट्रिक्स का पेपर होता है वो मैक्सिमम जो हमारी पाकिस्तानी बुक्स हैं या USMLE2 से उनके कंबाइन ही पेपर आता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर यही है कि आप जो सा जिस टॉपिक को भी पढ़ें, लेकिन उसके MCQ जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्लिनिकल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसके अंदर ये तो नहीं है कि अगर 2 मंथ्स के अंदर बच्चा किस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट कैसी है, उसका चलना फिरना कैसे है, अब उसको हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते ना, लाइक के उसको कंसेप्चुअली हम एक्सप्लेन किया जाए। साफ सी बात है, उसको आपने एज या रट्टा लगाना है या फिर आपने जो सर वो माइंड के अंदर उसका कोई कॉन्सेप्ट बना लेना कि दो महीनों में जो सा वो इस तरीके से बिहेव करता है या क्या। तो आपने जो चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ की उसकी 4 जो डोमेन्स होती है ना उनको याद रखना होता है। 4 डोमेन्स में आपकी क्या क्या जाती हैं। पहले आपके होते हैं ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर का क्या मतलब होता है कि आपकी ऐसी मूवमेंट्स जो बच्चा अपने हाथों से, पैरों से और जैसे कर रहा हो, जैसे कि आपको बैठना है, चलना फिरना है, उसको कहते हैं। फाइन मोटर से मुराद क्या होता है, आपकी छोटी छोटी मूवमेंट जैसे पकड़ना, ग्रैब्स करना, हाथों को पकड़ना, उंगलियों को पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ठीक है, दीवार को पकड़ना, ठीक है, तो वो उससे कहते हैं फाइन मोटर। लैंग्वेज का क्या मतलब है कि आपका बोलना, समझना, रिस्पॉन्ड करना, एक चीज़ को अगर कोई बोल रहा है तो उस चीज़ को वो करना। फिर आ जाता है सोशल डोमेन्स। सोशल डोमेन्स के अंदर आपको होता है इंट्रैक्शन करना बच्चों का, ठीक है, कि वो किस तरीके से और वो अपने पेरेंट्स को देख के मुस्कुरा रहा है या फिर ऑल ओवर उसकी सोशल इंट्रैक्शन कैसी है, कि अगर वो उनके जैसे होता है ना, समटाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर में कोई आया भी हो या उनके जाने वाले हों, कजन्स हों या कोई भी हों, तो वो उनकी जो सोशल अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है, मतलब वो चिड़चिड़े होते हैं, राइट। तो उनकी जो अट्रैक्शन होती है इनटू द फैमिली, जो सा रिलेशनशिप जो सा वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बट दे आर गुड टू देयर पेरेंट्स बट नॉट टू द अदर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो याद रखना कि अगर 2 साल से ज़्यादा डोमेन के अंदर डिले हो तो ये जो है वो आपका ग्लोबल डेवलपमेंट डिले से जो है वो कंसर्न करना जाता है। मतलब कि जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो मल्टीपल एरियाज जो सी होती है, जैसे मल्टीपल यहाँ पे एरियाज़ होते हैं उनके अंदर जो है वो पीछे होती है। और अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो पहले आपने जो है वो अपने हेयरिंग और इनकी तरफ जो है वो आता है, क्योंकि आपका जो स्पीच है, स्पीच प्रॉब्लम्स हैं वो आपका रिलेट कर रहे होते हैं आपके लैंग्वेज डिले के साथ। तो जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 2 मंथ्स के अंदर आपका जो बच्चा है वो सोशल स्माइल करता है, यानी कि बच्चा चेहरा देख के मुस्कुराना स्टार्ट करता है, यानी कि पेरेंट्स को देख के या उनके जिनके साथ उनकी ज़्यादा सोशल अट्रैक्शन अच्छी होती है, जो उनके साथ पूरे दिन में उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, उनको उठा रहे होते हैं, उनको प्यार कर रहे होते हैं, तो उनके साथ उनकी जो सोशल अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। 6 मंथ्स के अंदर जो होता है बच्चा जो बिना सपोर्ट के जो है बैठना स्टार्ट कर देता है, आवाज़ निकालना माँ बा, लाइक इस तरीके से। बुक के अंदर ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एक दफ़ा वहाँ से जैसे मेरे स्टेप 2 से आपने वो पूरा टेबल याद तो करना है। वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ना उस चीज़ को रट्टा लगाएं या जो मर्ज़ी करें, लेकिन उस टेबल को आपने याद करना है। 12 मंथ्स के अंदर जो है बच्चा जो होता है वो आपका मेच्योर हो जाता है। आपका जो है वो पेंसिल पकड़ना, उंगली पकड़ना, ये कोई भी चीज़ें हैं तो वो आपका ग्रैस्प करना स्टार्ट कर देता है और 1 से 3 वर्ड जो है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। 2 साल के अंदर जो बच्चा होता है वो आपका फ़ॉलो अप करता है, टू स्टेप डिमांड, यानी कि 2 लफ्ज़ों का जुमला बोलना स्टार्ट कर देता है, या आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उनको जो सा होता है वो मोर देन 2 जो है वो आपका क्या करना स्टार्ट हो जाता है, फ़ॉलो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो एनआरई पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर सिर्फ आपने यही पूछा जाता है कि अगर जो बच्चा है वो 2 मंथ्स का है या 6 मंथ्स का, या अगर बच्चा जो सा होता है वो अगर सोशल स्माइल कर रहा है या सिर्फ अनस्पॉटेड है या फिर वो 1 टू 3 वर्ड्स बोल रहा है या फिर अपना जो है वो विदाउट सपोर्ट खड़ा हो रहा है, तो आप कौन सी जो सा माइलस्टोन है वो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कितने मंथ के अंदर, ठीक है। सो 2 मंथ्स आपने स्माइल याद रखना है, 6 मंथ्स सिट प्लस बेबल, 12 मंथ्स पिंसर प्लस वॉक प्लस फ्यू वर्ड्स, एंड 2 ईयर्स इट इज इक्वल टू 2 वर्ड फ्रेज, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी अगर स्पीच जो है वो स्पीच डिले है बच्चे की, तो आपने जो सा होता है वो आपने हेयरिंग जो सा होता है वो उसे इवेलुएट करवाना होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मल्टीपल डोमेन्स डिले हो तो आपने ग्लोबली देखना होता है, ठीक है। अगर जैसे एक बच्चा आया आपके पास 1 से 2 साल, 1 से 2 मंथ का, तो जो बच्चे का नॉर्मल माइलस्टोन जो होता है वो क्या होता है, सोशल स्माइल होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि आपका जो 5 लाइनर रैपिड रिव्यू उसके अंदर वो कहता है कि ट्रैक माइलस्टोन्स बाय डोमेन, लैंग्वेज डिले अलोन इज़ नॉट ऑलवेज अ ग्लोबल डिले। ग्लोबल डिले के अंदर, ग्लोबल डिले का मतलब होता है ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट के अंदर कोई ना कोई मसला हो तो उसके अंदर मल्टीपल आपकी जो है वो डोमेन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ऑलवेज थिंक हेयरिंग फर्स्ट अगर उसको स्पीच का कोई मसला आ रहा है, ठीक है। तो आपने बाकी ये चीज़ें पढ़ लेनी कि जिसमें 1 2 और जो कॉमन क्लिनिकल क्लूज हैं वो किस तरीके से जो है वो आपके पास आते हैं। फिर आ जाता है आपका जो बच्चा उसका लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे बच्चे जिसके अंदर जो
कम अल्फाज जो सा होता है वो बोल रहे हों बहुत, यानी कि उनको वोकेबलरी जो सा उसके अंदर जो सा उन्हें मिसकम्युनिकेशन या फिर उनका जो सी चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम जो सा होता है वो हमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी हम जो पेशेंट होता है या बच्चे होते हैं जब आपके पास आते हैं, तो अगर उनके अंदर कोई बोलने का मसला आ रहा है या वो सही जुमला नहीं बोल पा रहे या उसे या उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है या टेंट्रम्स जो होते हैं उनके होते हैं वो या गुस्सा है, जो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनके अंदर जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर हमें जो है वो देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो से लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बच्चे हैं उनके अंदर आपने जो स्पीच है या फिर उनको जो है एक डिजीज़ के तौर पे नहीं करना, उसकी जो डेवलपमेंट स्टेज है उसको भी आपने लाजमी देखना होता है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इम्पेयर्ड कंप्रेशन ऑन प्रोडक्शन डिस्पाइट अदरवाइज एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, यानी कि बाकी सारी चीज़ ठीक है, एक्चुअली जो उसकी लैंग्वेज बिहेवियर है आपने उसको जो होता है वो ठीक करना होता है। और इसके अंदर कोई गुस्से वाला वो नहीं होता, आपने जो भी ट्रेनिंग देनी है, चाहे लैंग्वेज है चाहे कोई भी ट्रेनिंग है बच्चे को देनी है, वो आपने प्यार से ही देनी है, ठीक है। गुस्सा करेंगे तो वो सबसे सी बात है उस चीज़ को वो अनलाइकली फॉलो नहीं करते, तो लाइकली फॉलो नहीं करते, बट ये है कि अगर आप उसे उन्हें प्यार से समझाएंगे या आप उनको जिस तरीके से स्टार्टिंग से उनको एक लैंग्वेज उनको अल्फाज बोलना सिखाएंगे या कुछ भी है, हाँ डिसऑर्डर है तो फिर तो एक मसला हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल ही होती है। टॉयलेट ट्रेनिंग इसके अलावा आ जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर आपको पता है कि 2 साल तक जो होता है वो आपने ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है, और अगर 5 साल तक जो होता है वो अगर बच्चा सेम तरीके से रहे तो हम उसे बेड वेटिंग जो है वो कहना स्टार्ट कर देते हैं, और 2 साल में के अंदर जो होता है वो बच्चे को आदत होनी चाहिए कि वो जो है वो बेड वेटिंग ना करे। इन केस जो होता है वो अगर आपको क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट वेरिएशंस है वो हो सकती हैं बेड वेटिंग की, ठीक है, लेकिन हमेशा जो होता है वो डिजीज़ वगैरह नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए जो सा टॉयलेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। फिर आ जाता है प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस, यानी कि बच्चों के अंदर जो आपके 4 रिफ्लेक्सेस लिखे हुए हैं, आइदर मोरो, आइदर रूटिंग, आइदर सकिंग, आइदर ग्रैब्स एंड आइदर बेबिंस्की। मोरो का क्या मतलब होता है कि सडन नोज़ पे जो होता है ना बच्चा हाथ ऐसे लगाता है मोरो में, मोरो रिफ्लेक्स पे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे हाथ रख लेता है, राइट। रूटिंग में क्या होता है कि जब आप उनके गाल पे ऐसे टच करते 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 ऐसे उनके ना लिप्स के करीब लेके आते हैं ना, ऐसे प्यार करते 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 लेके आते हैं, तो वो आपकी जो फिंगर है उन उसको फॉलो करके उसको जो है वो सक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं आपका रूटिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में भी वही है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे जैसे उनका लिप्स पे ऐसे टच करते हैं, ऐसे टैप करते हैं, तो वो उसको जो है वो सक करने की जो है वो कोशिश करते हैं। ग्रैस्प का क्या मतलब है कि हाथ में अगर आप कोई भी चीज़ देंगे, यानी कि अपनी उंगली देंगे, पेंसिल देंगे, तो आप फिर उसके डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर के पहले अंगूठे से पकड़ना, 2 उंगलियों से पकड़ना, 3 उंगलियों से पकड़ना, फिर पूरा ऐसे पकड़ के रखना, तो वो ग्रैस्प होता है। बेबिंस्की साइन में होता है कि जहाँ से आपके पैर होते हैं नीचे वाले, तो उसके अंदर जो होता है वो आपने ऐसे टच करना होता है, सेंसेशन देनी होती है, तो आपको जो अंगूठा होता है वो ऊपर की तरफ जो होता है वो अपवर्ड जो होता है वो शो कर देता है, ठीक है। तो आपने याद रखना कि लैंग्वेज डिसऑर्डर में लिमिटेड वोकैबुलरी, पुअर सेंटेंस फॉर्मेशन, फ्रस्ट्रेशन या टेंट्रम्स। टॉयलेट ट्रेनिंग यूजुअली स्टार्ट एट 2 and 5 years तक जो होता है वो क्या होता है, जो ये प्राइमरी नेचुरल यूनिवर्सिटीज होता है, ये ऑफन नॉर्मल अंटिल एज, हाँ अगर बाद में नहीं होता तो फिर आप जो है वो मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, अगर 5 साल तक भी ये मसला ठीक नहीं होता तो, ठीक है। तो जो प्राइमेटिव जो हमारे ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये परसिस्टेंट प्राइमरी रिफ्लेक्सेस और रिटर्न इन अडल्ट एडजस्ट फ्रंटल लोब डिजीज। फॉर एग्जांपल जो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं ये नॉर्मली जो है तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि अगर आपके अब इस टाइम पे आप यंग हैं, अगर आपके कोई टैप करे इस पे, तो आपको कोई सेंसेशन नहीं होगी, आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज राइट नाउ वो रिफ्लेक्सेस आपका जो है तो वो ख़त्म हो चुके हैं, वो परसिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन हाँ जो आपके जो पैर हैं उनके ऊपर अगर कोई सेंसेशन करे, फिर आप जो है वो ऊपर की तरफ अपने अपवर्ड मूव करते हैं, वो सेंसेशन आपकी कुछ रिफ्लेक्सेस आपकी रहती हैं और कुछ जो है वो आपकी रिफ्लेक्सेस नहीं रहती, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्सेस जो है वो लंबी उम्र तक जो है वो परसिस्ट करें, तो हम ये समझ सकते हैं कि शायद इसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन तो नहीं होगी, ये दिमाग जो है वो मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, नॉर्मल डेवलपमेंट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। बाकी इनके जो पॉइंट्स है वो आप लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं ग्रोथ एंड फेलियर टू थ्राइव। ग्रोथ का क्या मतलब है और फेलियर टू थ्राइव का क्या मतलब है, कि आपकी जो ग्रोथ और फेलियर टू थ्राइव है इसके अंदर आपकी 3 से 4 चीज़ें जो सब आ जाती हैं। आपकी जो ग्रोथ होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी वेट है, लेंथ है, हाइट है, हेड सर्कमफेरेंस है, ठीक है ना, जो टाइम के साथ साथ जो होता है वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो एक रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपका जो पूरा ट्रेंड होता है, यानी कि आपके जो ग्राफ होता है उसके अंदर आपने चेक करना होता है कि बच्चा एज एक्सपेक्टेड सारे टर्म्स को जो है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये ना हो ना कि बच्चा है जैसे जगेंटिज्म का आपने पेशेंट पढ़ा और उसके अंदर जो है तो वो बच्चा उसकी वो टॉल स्ट्रेचर हो जाता है और लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पाँव और उसकी लंबी कद हो जाती है, ठीक है ना। समटाइम वेट उनका बहुत कम होता है, हेड्स का सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है, तो
सर छोटा रह जाता है। तो सब मतलब ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर आपकी पूरा ग्राफ जो सा होता है वो आप इस नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और आइदर उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो रही है। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है कि आपकी जो ग्रोथ है उसकी जो वेलोसिटी है उसका क्या हो जाना, कम हो जाना, या परसेंटाइल्स हो जाना, ये क्रॉस करना, यानी कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, यानी जो आपकी फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 साल का जो सा बच्चा है वो ऑलमोस्ट भी आपका 30 जो सा वो 25 to 30 जो सा उसकी वज़न हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन और उसकी जो कद है वो भी ऑलमोस्ट अच्छी हो, ठीक है, और लेकिन अगर वो नहीं जा रहा, उसके परसेंटाइल्स के हिसाब से पूरा नहीं हो रहा, तो उससे हम कह सकते हैं कि इसका जो है ना वो ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक जो है वो दोनों मसले हो सकते हैं। क्लियर। अब फेलियर टू थ्राइव रिफ्लेक्स inadequate ग्रोथ वेलोसिटी क्रॉसिंग परसेंटाइल्स एंड और कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब की पॉइंट्स को आपने क्या रखना है कि बर्थ वेट में बी फॉल अप टू 10% देन शुड रिकवर बाय 2 वीक्स, यानी कि आपका जो बच्चे हैं वो पैदा होने के बाद जो सा वो उनका जो सा वेट है वो गिर सकता है, राइट, लेकिन 10% गिरता है, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मली आपका जो सा वो 2 हफ्ते बाद जो सा उसके अंदर रिकवरी हो जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और बेबी 4 से 5 महीने तक जो सा होता है वो उसका डबल कर लेता है वेट को, ये नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। 1 ईयर तक जो है उसका ट्रिपल कर लेता है। फेलियर टू थ्राइव के अंदर पहले आपका वेट गिरता है, फिर उसके बाद आपकी हाइट गिरती है, फिर उसके बाद जो है आपका हाइट का सर्कमफेरेंस है वो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के मसले हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक काजेज़ में क्या ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, यानी कि खाना सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कोई जीआईटी का मसला जा रहा है बच्चे के अंदर, कोई दिल का मसला है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, एंडोक्राइन डिजीज़ है, यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाइपरथायराइडिज्म है बच्चे के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जो उसको डेवलपमेंट पे जो है वो मसला क्रिएट कर रही है। नॉन ऑर्गेनिक में होती हैं जिसके अंदर आपको जो है वो फीडिंग टेक्निक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि बच्चा अगर मिल्क माँ का जो सा वो दूध पी रहा है तो उसके अंदर शायद हो सकता है वो सही तरीके से ना पी रहा हो, ठीक है। अगर आप कोई खुराक खिला रहे हैं तो वो सही तरीके से ना खा रहा हो, वो निकाल देता हो, उसकी प्रॉपर तरीके से केयर ना हो रही हो, उसको अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है एंड ही इज़ वेल नोन टू दी एनवायरनमेंट और उसको जो सा वो स्ट्रेस ले रहा हो, ठीक है ना, वो चीखो पुकार और ये चीज़ें वगैरह देख रहा हो, हाजिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, एक चीज़ हैप्पी हार्मोन्स हैं, एवरी हार्मोन्स वी हैव इन आवर बॉडीज़, तो उस लिहाज से हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो होती है, ठीक है ना। कुछ होता है ना बहुत से लोग जो है वो टेंशन लेके बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर हम कहते हैं यार तू तो बहुत टेंशन ले ली है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है वो हमने देखना होता है बच्चे के अंदर कि उसकी ग्रोथ हो रही है, सही हो रही है, नहीं हो रही, और उसकी फेलियर टू थ्राइव की कंडीशंस क्या है, ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है। तो अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए कि फेलियर टू थ्राइव में सबसे पहले आपका जो सा वो क्या इफेक्ट होता है, तो आपने बताना है कि आपका वेट होता है, देन आपका लेंथ एंड हाइट होता है, फिर उसके बाद आपका सर्कमफेरेंस होता है। 2 टाइप्स की आपने जो है ना वो ग्रोथ जो है वो याद रखनी है। एक होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले और एक होती है आपकी फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर। यहाँ पे आपका स्टेप्स 2 के अंदर जो है यहाँ पे लिखा है ग्रोथ फॉर इन कॉन्स्टिट्यूशन डिले एंड फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर। कॉन्स्टिट्यूशन डिले का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपकी जो बोन है वो अकॉर्डिंग टू द एज उसके अंदर डिले आता है, ठीक है। बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन डिले के अंदर बच्चा फॉर एग्जाम्पल पहले स्लो डेवलप कर रहा है, लेकिन नॉर्मली आफ्टर एज जो है वो 10, 12, 13 ईयर्स वो अपनी जो द एज ऑफ 18 तक वो अपनी जो एक ग्रोथ है उसको फिर ऊपर ले आता है। नो वरीज अबाउट इट, पहले उसको डिले फेस करने को मिल रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार इसका ये कद क्यों छोटा है, इसका बड़ा होना चाहिए, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि अगर हम 1 साल 2 साल अगर हम डिसअपेयर हैं और हम बाद में तो हम कहते हैं यार ये तो इतना बड़ा हो गया, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, ठीक है। समटाइम आपकी जो बच्चा है वो लेट ग्रो करता है लेकिन बाद के अंदर वो उससे कैचअप कर लेते हैं। फेमिलियर शॉर्ट स्टेचर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपकी जो अगर माँ बाप जो हैं वो मतलब ड्यू टू फैमिली, अगर माँ बाप की कद छोटी है तो बच्चे की भी होगी, दैट्स नेचर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले का मतलब यही है कि जो बच्चा है उसकी जो एज है अकॉर्डिंग टू द एज उसकी जो हाइट होती है वो डिले कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो अपनी एज पे 16, 17, 18 तक उस एज जो उसकी कद होती है हाइट होती है उसको जो है वो पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो सा वो इन 2 चीज़ों को जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्सुअल एडोलसेंट एंड जेनेटिक्स, यानी कि आपकी बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होती है और टेनर स्टेजिंग होती है। अब जो आपको पता है कि आपकी जब प्यूबर्टी की स्टेज होती है, प्यूबर्टी उससे जो है वो बॉडी की जो है वो चेंजेस आती हैं, बॉडी की चेंजेस से हम जो है वो जज कर सकते हैं कि बच्चा किस उम्र को पहुंच चुका है। आइदर इट विल कम्स टू द प्यूबर्टल एज और नॉट, right, or either she or he is facing some challenges according to the development, according to the sexual development or staging। तो importantly गर्ल्स के अंदर जो होता है वो प्यूबर्टी का जो पहला साइन होता है विच इज़ ब्रेस्ट बडिंग, जिसे हम थैलार के कहते हैं टी,
ठीक है। सो प्यूबर्टी एसोसिएटेड विद टेनर्स इन द फर्स्ट टाइम इन गर्ल्स इज अ ब्रेस्ट बडिंग विच इज कॉल्ड एज थैलार्की। एंड बॉयज़ में जो सा होता है वो आपका सबसे पहला होता है टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, ठीक है। टेस्टिस का जो है वो साइज़ बढ़ जाता है। अब इसके अंदर 3 किस्म की जो सा होता है वो प्यूबर्टी की स्टेजेस होती हैं। एक प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी का पहले हो जाना, एक डिलेड प्यूबर्टी एज के बाद हो जाना, एंड पैथोलॉजिकल डिले यानी कि किसी भी डिजीज़ की वजह से जो है वो आपका डिले हो जाना। अब जो नॉन प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है उसके अंदर हमें सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर जो चीज़ें आपकी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी कि जो चीज़ें प्यूबर्टी के हवाले से होती हैं वो आप पहले देख लें, वो आप पहले देखना स्टार्ट कर जाते हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी। और डिले के अंदर क्या मतलब होता है कि एक चीज़ है वो हमने गर्ल्स के अंदर जो सा होता है वो 9 to 11 अगर चीज़ें देखनी है तो बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर लेट देखनी है टिल द एज ऑफ 13, तो अगर वो पहले आ जाएँ, ठीक है ना, गर्ल्स की जो डेवलपमेंट है वो 9-10 ईयर्स से होना स्टार्ट हो जाए तो इट विल लीड्स टू द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। लेकिन अगर आफ्टर द 12-13 जो सा था उसकी रह जाए, अगर तब भी जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स ना हो देखने को ना मिलें तो इट इज़ कॉल्ड एज डिलेड प्यूबर्टी। पैथोलॉजिकल जो सा होता है उसके अंदर हम क्रोनिक डिजीज़, माल न्यूट्रिशन या आपके जो गोनेडल डिजीज यानी कि गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरीज उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से ना हो, जिसकी वजह से आपको जो है वो आइदर हार्मोनल डिजीज़ या हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी कैन प्रोड्यूस फिनोटाइपिक फीमेल अपीयरेंस ऑफ 46, यानी कि आपका एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में जो पेशेंट होता है उसका जो कैरोटाइप होता है 46XY वो होता है, यानी कि जो जेनेटिकली होता है, जो फीमेल होती है उसका जो जेनेटिक्स होता है वो मेल की तरह होता है, लेकिन जो अपीयरेंस है वो फिनोटाइपिकली जो है वो फीमेल होती है, यानी जेनेटिक्स उनके मेल के होते हैं लेकिन वो अपीयरेंस वाइज जो है वो फीमेल जो है दिखने में जो है वो फीमेल होती है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका मेल का होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इंपॉर्टेंटली जो सबसे पहला होता है ब्रेस्ट, जो टेनर स्टेजिंग के अंदर वो आपकी जो गर्ल्स हैं उसके अंदर सबसे पहले ब्रेस्ट बडिंग होती है, और ये बुक के अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ है कि पहले ब्रेस्ट बडिंग होती है, फिर उसके बाद जो है वो आपके जैसे बॉयज़ हैं उनके अंदर पहले टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होते हैं, फिर आपकी जो है एक्सिली हेयर जो होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है, फिर उनका जो पीनस का साइज़ है वो जो होता है वो ग्रो करने लग जाता है, फिर उसके जो हेयर्स हैं वो क्या कहते हैं अपने उनके जो एक्सपर्ट हैं, यानी कि पूरी एक स्टेजिंग है उनको जो है वो आपने देख लेना, जो आपकी 4 स्टेजेस वहाँ पे लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है कि प्रिकॉशंस प्यूबर्टी के अंदर आपका जो पहला गर्ल्स में आपका पहला वो कब होता है, और क्या कहते हैं बॉयज़ के अंदर जो है तो वो कब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी का पहला नॉर्मल साइन थैलार्की विच इज़ ब्रेस्ट बडिंग, और बॉयज़ के अंदर आपका टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एज फैक्टर हो जाता है, उनको देखिए, अगर फॉर एग्जांपल गर्ल्स हैं उनके अंदर जो आपका एज फैक्टर होता है, जो आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या डिलेड प्यूबर्टी के अंदर कितना होता है। तो गर्ल्स के अंदर जो नॉर्मल प्यूबर्टी होती है वो 8 से 13 ईयर्स जो सा होता है वो उस तक के दरमियान जो होता है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो अर्लीस्ट नॉर्मल साइन मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद जो होता है वो आपका तलार्की होता है, फिर उसके बाद जो होता है वो आपको मेनार्की होता है विच इज़ जो ब्रेस्ट बडिंग के एटलीस्ट भी 2 to 2.5 जो ईयर्स हैं उसके बाद जो है देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। और जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ के अंदर जो होता है वो आमतौर पे जो होता है वो 9 to 14, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 9 to 14 के दरमियान जो होता है, और अर्लीस्ट साइन जो है टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होता है, ठीक है ना। और बाद के अंदर जो होता है वो आपकी स्क्रोटल रेडनिंग है, पीनस की ग्रोथ है, प्यूबिक हेयर है, ग्रोथ स्पॉट्स वगैरह देखने को मिल रहे होते हैं। एज इट इज़ जो है वो गर्ल्स के अंदर भी यही है, ठीक है ना। उसके अंदर आपको प्यूबिक हेयर, ग्रोथ स्पॉट्स और मेनार्की आपको लास्ट के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी आपको अगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है उसके अंदर अगर गर्ल्स से 8 साल पहले जो सा फीचर आ जाए, उससे सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर आ जाए तो उसको कहते हैं प्रिकॉशियस। बॉयज़ से 9 ईयर्स पहले आ जाए तो उसको हम कहते हैं बॉयज़ के अंदर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। बाकी जो गर्ल्स के अंदर टेनार स्टेजेस हैं उनके अंदर जो गर्ल्स हैं यानी कि ब्रेस्ट की जो टेनार स्टेजेस उसमें फिर B1 आ जाता है, B2 आ जाता है, कि आपकी जो चाइल्डहुड है जो उसके अंदर जो तो वो निपल थोड़ा सा रेज होता है, यानी कि अभी प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होती, फिर B2 आती है, उसके अंदर जो होता है वो आपकी जो प्यूबर्टी है उसका पहला नज़र आ रहा था जिसमें आपकी ब्रेस्ट बडिंग नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, फिर स्टेज टेनर स्टेज 4 B4 यानी कि ब्रेस्ट का 4, यानी कि उसके आसपास जो होता है वो शॉर्टली निपल के जो है वो सेकेंडरी माउंट जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैच्योर एडल्ट बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आपने कॉमनली चीज़ें याद रखनी है, बस आपने एज फैक्टर जो होता है वो नहीं भूलना, 1 पॉइंट। दूसरा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, डिटेल प्यूबर्टी नहीं भूलना, और इसके अलावा आपने पैथोलॉजिकल डिले जो होता है वो नहीं भूलना। फिर आ जाता है आपका जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के अंदर जो सा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है
कि आपकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो है 21, 18, 13 जो आपकी बड़ी कॉमन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, विच इज़ डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड एंड पेटो सिंड्रोम। आई थिंक मुझे लगता है कि इन एवरी एग्ज़ाम विच इज़ अनकम्प्लीट if we talk about the Down syndrome, Edward syndrome and Pro as well as the Turner syndrome, जो कि आई थिंक हर साल जो सा होता है वो आपसे जो सा वो पूछा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर आपको पता है कि आपका जो पेशेंट, अच्छा डाउन सिंड्रोम आपकी बहुत सी जो कंडीशन होती हैं, जैसे ड्यूनल अट्रेसिया हो गया, क्या कहते हैं अपना ASD हो गया, एबी सेप्टल डिफेक्ट हो गया, उसकी जो फेसिस हैं उनको जो सा होता है वो देखना होता है। तो मल्टीपल चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर जो सा होता है हम जो बच्चे हैं उनको जो सा होता है वो कंप्लेन आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका डाउन सिंड्रोम या जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनके अंदर आपने जो सा वो 3 चीज़ों को जो सा वो लाजमी देखना होता है। एक जो सिंड्रोम होता है उसका आपकी बॉडी और उसका जो फेस है, जो बच्चा है उसके फेस के ऊपर उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, यानी कि उसका फिजिकल क्लूज जो सा होता है वो आपने देखना होता है, उससे आपको डायग्नोसिस का अंदाज़ा होता है, ठीक है ना। सेकंड वन जो आपकी चीज़ होती है वो होती है आपकी उस सिंड्रोम की जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन होती है, यानी कि किस डिज़ीज़ के साथ, यानी कि उसकी डिज़ीज़ की जो सा होता है वो एसोसिएशन जो सा होता है वो आपने देखनी होती है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो सी होती है उसमें देखनी होती है कि आपकी मेटाबॉलिक डिजीज़ है या नहीं है, यानी कि उसके अंदर आई की फाइंडिंग्स, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, मेटाबॉलिक स्मेल, डेवलपमेंट इशूज़, मतलब इन चीज़ों को आपने देखना होता है, यानी कि आपने कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ को जो सा वो देखना होता है। सबसे पहले आ जाता है आपका डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या आपने याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम में आपको ट्राइसोमी 21 होता है, यानी कि क्रोमोसोम 21 की जो सा होता है आपकी 3 कॉपीज़ हमें देखने को मिल रही होती हैं, ठीक है। यानी उसके अंदर ट्राइसोमी होते हैं, ट्राइसोमी यानी क्रोमोसोम्स की 3 कॉपीज़, और वो कौन सी होती हैं, क्रोमोसोम नंबर 21। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन होती है वो आपकी होती है एवी सेप्टल डिफेक्ट एंड एटलेंटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी, यानी कि गर्दन के ऊपर जो वर्टिब्रा होता है अपर वाला, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर पेशेंट को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, पेशेंट प्रेजेंट टू यू द चाइल्ड हैविंग अ डेवलपमेंट डिले, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, डेवलपमेंट डिले, upward slanting eyes and single palmar crease, ठीक है, यानी कि हाथ के ऊपर जो सा एक जो सा तो सिंगल लाइन पाम क्रीज होती है एक सिर्फ, ठीक है, उनको हम कहते हैं आपकी डाउन सिंड्रोम। तो जो चाइल्ड है वो प्रेजेंट करे आपको फ्लैट फेशियल प्रोफाइल के साथ, अपवर्ड स्लैंटिंग आईज, सिंगल पामर क्रीज के साथ विद एवी एंड सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। और जो गर्दन है उसकी जो आपकी बोन होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, यानी कि नेक जो सा था वो जो उसकी मैनिपुलेशन है उसमें जो सा था वो क्या होती है, मतलब उसके नेक को जो सा था उसने विजिबली जो सा होता है वो आपने मेंशन किया होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में हो कि डाउन सिंड्रोम है, चाइल्ड है, उसके अंदर मरमर है, कंजंटल हार्ट डिफेक्ट है, पहले आपने डाउन सिंड्रोम की तरफ जाना है, एंड विच इज़ विद फ्लैट फेशियल प्रोवाइड एंड अपवर्ड स्लैंटिंग आइज। फिर आ जाता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम आपको पता है टी किसका है, 18, ठीक है। तो ट्राइसोमी 18 में है, और ज़्यादातर जो होता है वो अर्ली लाइफ के अंदर जो है वो बच्चा सर्वाइव नहीं करता। अब इसके अंदर जो बच्चा है वो दोनों कंडीशन में, पटाओ भी है या एडवर्ड है, उसके अंदर सीवियर अर्ली मोर्टालिटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि उसकी डेथ जल्दी हो सकती है। एडवर्ड के अंदर एक मशहूर लफ्ज़ है विच इज़ कॉल्ड एज रॉकर बॉटम फीट, जो एडवर्ड के अंदर यूज़ हो जाता है, यानी कि पेशेंट प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर्स। एक दफ़ा ये जाकर ना इसकी इमेज देख लीजिएगा, क्लेंच्ड फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर्स विद रॉकर, ये बुक में भी लिखा हुआ है, परेशान हो, बॉटम फीट। यहाँ पे मैंने इसलिए चीज़ों को शॉर्ट करके लिखा है कि आपको सिर्फ आइडिया हो कि यार इसके अंदर सर्वाइवल है, अगर एमसीक्यूज में पूछ रहा है तो आप हमें किस तरीके से हेल्प हमें मिल सकती है। आल्सो लो सेट ईयर्स, ठीक है। तो अपने याद रखना चीज़ है एडवर्ड सिंड्रोम। पेटो सिंड्रोम के अंदर आपको पता है ट्राइसोमी 13 होता है, विच शोज़ द चाइल्ड हैज़ क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये तो इंपॉर्टेंट सी है ना, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट तो आपके पेटो सिंड्रोम में होता है। बाकी मैक्रो ऑप्थेल्मिया यानी कि आंखों का छोटा हो जाना, एक्स्ट्रा फिंगर्स या टोज हो जाना, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाना, होलोप्रोसेंसिस वाली यानी ब्रेन का डिफेक्ट हो जाना, एंड पेटो सिंड्रोम के अंदर आपको मिड लाइन डिफेक्ट्स मिलेंगे, और जो पेशेंट है वो अर्ली ऑन ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। सो एडवर्ड और पेटाओ के अंदर आपने सिर्फ ये रखना है कि दोनों के अंदर सिवियर जो सा वो डेवलपमेंट इश्यूज़ देखने को मिल रहे होते हैं, सर्वाइवल बिल्कुल नहीं होता, और बच्चा पैदा होते ही जो सा उसकी डेथ हो जाती है। फिर आ जाता है आपका टर्नर सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ 45X0, यानी कि जो फीमेल होते हैं
उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग होता है, यानी 45 एक्स नॉट होता है, एक्स वाई होना चाहिए तो एक्स नॉट होता है, यानी कि उसके अंदर 2 एक्स होते हैं ना। तो इसलिए क्रोमोसोम जो फीमेल होती हैं उनके अंदर जो पेशेंट होता है उसके आपको किस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है, अ शॉर्ट गर्ल ये शॉर्ट प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ ब्रॉड चेस्ट, शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक, ठीक है, ब्रॉड चेस्ट, वेब्ड नेक, डिलेड प्यूबर्टी, कॉक्टेशन एंड गोनाडल डिसजेनेसिस एंड एज वेल एज प्राइमरी एमेनोरिया एंड इन इनफर्टिलिटी देयर इज अ लिम्फेडिमा एट द बर्थ, जो कि आपको समटाइम मिल सकता है और समटाइम जो है वो नहीं मिल सकता। द वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन इज दैट अ गर्ल हैविंग अ स्मॉल हाइट with webbed neck, delayed puberty, amenorrhea, having a issue, having a can we listen a murmur or a blood pressure issue, so we can go for Turner syndrome, ठीक है। तो जो गोनाडल डिसजेनेसिस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है गोनाडल डिसजेनेसिस, उसके अंदर आपका एस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्यूबर्टी डिले हो जाती है, पीरियड्स नहीं आते और इनफर्टिलिटी शो होता है। फिर आ जाता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इज़ 47XXY, यानी कि आपका जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेगा विद हिस्ट्री ऑफ मेल हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम, टॉल स्टेचर विद स्मॉल टेस्टीज, टॉल, उसकी जो कद होती है वो बड़ी होती है, विद स्मॉल टेस्टीज, गनिकोमेस्टिया एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। यानी कि एक बॉय है, एक उसकी जो कद जो सा वो लंबा है, और आफ्टर द प्यूबर्टी दे हैव अ स्मॉल फिल्म टेस्टिस, आल्सो हैविंग अ ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड डिफिकल्टी इन लर्निंग। तो उसके अंदर जो होता है वो आपकी जो पेशेंट है उसके अंदर टेस्टिस नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो नहीं कर रही होती, और आपको जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो लो होता है, और इनफर्टाइल जो पेशेंट है वो इनफर्टाइल होता है। सो वो टॉक अबाउट द टर्नर एंड क्लिनफिल्टर, तो टर्नर के अंदर आपको शॉर्ट फीमेल होगी विद वेब नेक एंड नो प्रॉपर ओवरियन डेवलपमेंट। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर टॉल मेल होते हैं, मेल के अंदर होते हैं स्मॉल टेस्टिस एंड गायनेकोमेस्टिया विद इनफर्टिलिटी। क्लियर? अच्छा, फिर आ जाता है आपकी इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर आपका फिनाइलकेटोन्यूरिया है, ग्लाइकोमेस्टिया है, टे सैक डिजीज़ है, गाउचर नीमन पैक, ये चीज़ें देखनी होती हैं। फिर आपकी आ जाती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब आपने पहले जो है वो फिनाइलकेटोन्यूरिया मतलब PKU जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों उनको देखना होता है। फिनाइलकेटोन्यूरिया का मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन भी आता है, तो इसके अंदर जो आपका फिनाइल एलानिन होता है वो आपका सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होता, यानी कि जो इमाइनो एसिड्स हैं उनकी जो है वो ब्रेकडाउन नहीं होती, यानी कि जो आपका फिनाइल एलानिन है वो आपका सही तरीके से डेवलप नहीं होता। अब पेशेंट जो होता है वो कैसे प्रेजेंट करता है फिनाइलकेटोन्यूरिया का? पेशेंट प्रेजेंट यू विद हिस्ट्री ऑफ समटाइम्स सीजर्स, एक्जिमा, फेयर स्किन विद मस्टी ऑर्डर, यानी कि जो बॉडी है यूरिन है उससे क्या स्मेल जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ फिनाइलकेटोन यूरिया, ठीक है। ये आपकी जब अमाइनो एसिड्स किसी तरीके से जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होती, तो जो ये मेटाबोलाइट्स वगैरह होते हैं वो भी आपके ब्रेन को जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं, इसलिए जो न्यू बॉर्न है उसके अंदर हमने स्क्रीनिंग करवानी होती है विच ऑफ द फिनाइलकेटोन यूरिया। एक इंपॉर्टेंट लफ्ज़ इसके अंदर याद रखना, विच इज़ मस्टी ऑर्डर। फिर आपको ग्लाइकोमेस्टिया, उसके अंदर जो बेबी है वो मिल्क का जो है वो मिल्क की जो है वो ग्लैक्टोज के प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा होता, और क्या कहते हैं अपना वोमिटिंग हो जाती है आफ्टर मिल्क, जॉन्डिस देखने को मिल जाता है, कैटैरेक्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। टे सैक डिजीज़ आपने देखनी है, टे सैक डिजीज़ के अंदर हमें लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हम भी कह सकते हैं इसको, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोकेम। पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ न्यूरो degeneration, development regression, startle response। अब important चीज़, cherry red spot with no hepatomegaly, important findings as compared to Niemann-Pick disease। न्यूमन-पैक डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे टेसा के अंदर चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं विद नो हिपैटोमेगाली, इसके अंदर भी चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? चेरी रेड स्पॉट्स हो सकते हैं न्यूमन-पैक के अंदर विद हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, ठीक है। तो इसके अंदर हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होती है विद चेरी रेड स्पॉट, और इसके अंदर जो होता है वो नो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। फिर आ जाती है आपकी गॉचर डिजीज़।
गॉजर डिजीज़ के अंदर आपने याद रखना है कि अगर आपको स्टोरेज डिजीज़ हो, यानी कि स्टोरेज इश्यूज़ आ रहे हों विद ऑर्गेनोमेगैली, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर आपको देखने को मिल रहा हो विद ऑर्गेनोमेगैली, यानी कि स्टोरेज डिजीज़ विद ऑर्गेनोमेगैली प्लस आपको बोन के इश्यूज़ देखने को मिल रहे हो, इट इज़ अ गॉजर डिजीज़। अब वो इसके क्रोमोसोम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके नीमनबैक और टे साक्स डिजीज है वो यहाँ पे डिजीज़ है। गॉजर को आपने सिर्फ ओवरऑल याद रखने के पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, बोन पेन एंड साइटोपेनियाज, यानी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी हर्लर वर्सेस हंटर, हर्लर वर्सेस हंटर। हर्लर में क्या होता है कि आपके कोर्स फेशियल फीचर्स होती हैं, यानी कि जो मुंह होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, रफ होता है, डेवलपमेंट डिले होता है, क्रॉनिक क्लाउडिंग होती है, यानी कि आँख का जो कॉर्निया होता है वो धुंधला सा हो जाता है। हंटर में हर्लर जैसा होता है बट सेम जैसे नीमनबैक उसके अंदर है, उसके अंदर हेपेटोमेगाली उसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे आपकी कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि दोनों के अंदर सेम फीचर्स हैं, कोर्स फेशियल फीचर, यानी कि आपका फेस मोटा वगैरह हो जाना, ठीक है, डेवलपमेंट डिले। अब डिपेंड करता है, हर्लर के अंदर आपकी कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है, ठीक है, यानी कि हैज़ी कॉर्निया, लेकिन जो हंटर है उसके अंदर सारे सेम फीचर्स हैं, सेम प्लस इसके अंदर किसी किस्म की भी कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती। क्लियर। फिर आ जाता है आपका होमोसिस्टीन यूरिया। होमोसिस्टीन यूरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होमोसिस्टीन यूरिया क्या होता है, इसके अंदर आपका जो पेशेंट है वो मार्फन सिंड्रोम जो होता है वो जैसा होता है, यानी कि टॉल थिन बॉडी, लॉन्ग लिम्स, लेंस डिसलोकेशन एंड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो होमोसिस्टीन यूरिया के अंदर क्या होता है, आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही होती है, यानी कि मार्फन जैसा, मार्फन सिंड्रोम जैसा जो है वो अपने पैटर्न याद करना होता है। क्लियर। फिर आपका आ जाता है कि आपने जो एग्जामिनर है वो आपको जब कोई क्वेश्चन वगैरह देता है तो आपने पहले देखना है कि सिंड्रोम क्या है, यानी कि शॉर्ट है, वेब्ड है, पिबर्टी हो रही है नहीं है, ठीक है ना। शॉर्ट गर्ल है विद वेब नेक है विद नो पिबर्टी, तो आप गर्ल आपका जाना चाहिए टर्नर की तरफ, ठीक है ना। पेशेंट विद डाउन सिंड्रोम विद कंजेनिटल हार्ट लीजन्स, हार्ट जहाँ पे आ जाए ना, ये दूसरी डिजीज़ के अंदर बहुत कम होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर सबसे ज़्यादा, तो डाउन की तरफ आपने जो है वो जाना होता है, ठीक है। और मस्टी ऑर्डर आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया, फिनोल्केटोन्यूरिया। नीमनबैक के अंदर वो दो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और जो है वो चीज़ें आपने देखने को मिल रही होती हैं। तो इस तरीके से जो है वो पेशेंट जो है वो आपका आता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी होती है ना, कि जब भी आपके पास बच्चा प्रेजेंट करेगा ना, साल्टी टेस्ट स्किन आपने कभी भी नहीं भूलना, कि जब बच्चा आता है ना तो उसके अंदर आपकी जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं वो सादर बात है उसके क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना। CFTR जो चैनल होते हैं तो जब ख़राब होते हैं तो उसकी वजह से जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाती है आपकी, बिल्कुल जो है फॉर्मली हो जाती है, और जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है आपकी हार्ड, क्योंकि स्क्रीट नहीं हो रही चीज़ आपकी स्किन में, तो उसकी वजह से जो है वो आपका जब डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो पानी की मूवमेंट है वो वाटर मूवमेंट आपकी ठीक नहीं होती कैल्शियम चैनल्स की वजह से, तो आपकी जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, आपकी मोटी और चिपचिपी जो है वो हो जाती है। अब इसका जो इफेक्ट है ना वो आपके लंग्स पे भी हो जाता है। अब लंग सारी बात, एक चीज़ आपकी स्क्रीट नहीं हो रही तो आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर आपका जो म्यूकस होता है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सा इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। एज इट इज़ लंग, एज इट इज़ अगर जब वो सिक्रीशंस नहीं हो रही तो पेनक्रियास के अंदर भी जो होता है वो जो डक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव एंजाइम आपका इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता। एज इट इज़ जब इनके अंदर भी मसला आ रहा है तो आपका इंटेस्टाइनल भी मसला होगा, कि आपकी जो डाइजेशन होती है वो भी आपकी ख़राब हो जाती है, जो आपकी डाइजेशन होती है वो आपकी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। एज इट इज़ आपकी न्यूट्रिशन है वो भी अब्जॉर्ब नहीं होती। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आपकी क्या होती है, थिक म्यूकस डिजीज़, क्या होती है आपकी थिक म्यूकस डिजीज़। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब ये होता है कि जो डिजीज़ होती है वो तब होती है जब चाइल्ड को दोनों पेरेंट्स की तरफ से जेनेटिक जीन्स मिले, यानी कि दोनों उसको जो सा वो इनाम के तौर पे कुछ ना कुछ दे, तो उसमें आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस जो सा वो देखने को मिल रहा होता है। अगर एक हो, यानी कि एक जीन डिफेक्ट हो तो बंदा जो सा क्या होता है, कैरियर होता है, यानी कि डिजीज़ नहीं होती बट ही कैरीज, नेक्स्ट जनरेशन में हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन बट ही कैरीज, ठीक है।
अब CFT के अंदर जिनके अंदर आपके जो क्लोराइड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पानी सही से निकलता, सिक्रीशंस नहीं हो रही होती, यानी कि थिक हो जाती हैं, फिर इसको आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक, पैंक्रियाज, जीआईटी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो है वो मसला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इज मेकोनियम इलियस, ठीक है, क्योंकि न्यूनेट्स के अंदर जो होता है जो प्रेजेंट करते हैं विद मेकोनियम इलियस। मेकोनियम इलियस में क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट आपने पू करना है, ठीक है ना, आपने जो बड़ा पखाना है, जो बच्चा है, वो अपनी नॉर्मल जो है वो फर्स्ट पू जो है वो नहीं करता। क्यों? सिस्टिक फाइब्रोसिस में इतनी थिक होती है कि इंटेस्टाइन की जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, क्लियर, सिक्रीशंस ही नहीं हो रही होती, तो वो जब ब्लॉकेज की वजह से आप नहीं कर सकता। यानी कि न्यूबॉर्न प्रेजेंट यू विद हिस्ट्री ऑफ मेकोनियम इलियस विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग एंड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, न्यूबॉर्न विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड वेरी थिक मेकोनियम विच कैन वी कैन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस। आल्सो हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक कफ, सारी बातें जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रहे हैं। रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन, स्टीटोरिया एंड एफएफटीज। क्रोनिक कफ क्यों हो रही होती है? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके म्यूकस के अंदर जो होता है वो ग्रो कर रहे होते हैं आसानी से। अब साउजर सी बात है, जब आपकी क्या कहते हैं अपना सिक्रीट ही नहीं होंगे, तो म्यूकस सिक्रीट ही नहीं हो रहा, वो थिक होता रहेगा, तो उसके अंदर आपको बैक्टीरिया भी होते रहेंगे। साइनोपल्मोनरी का मतलब ये होता है कि आपकी जो साइनस और लंग्स यानी नोज़ और आपके लंग्स के जो होता है वो इन्फेक्शन होने के स्टार्ट हो जाते हैं। स्टीटोरिया के अंदर जो होता है वो आपके जो पैंक्रियाज के एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचते, तो साफ सी बात है वो फैट की जो है वो डाइजेशन वगैरह नहीं होती, और फेलियर टू थ्राइव में आपकी है कि ग्रोथ के अंदर जो है आपको मसला देखने को मिल रहा होता है। साल्टी स्किन का जो क्लू है वो आपने अपने माइंड में रखना है। साल्टी स्किन, माँ कहती है जब भी मैं बच्चे को प्यार करती हूँ, किस करती हूँ, तो मुझे जो सा फील होता है कि बड़ी साल्टी है, ठीक है। स्किन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा नमकीन है। क्यों? क्योंकि आपके जो स्वेट होते हैं उसमें जो क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, सिक्रीशन ना होने, यानी कि कैल्शियम जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं वो आपके ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसलिए जो है वो स्वेट है उसके अंदर आपकी जो क्लोराइड है वो आपको क्या मिल रही होती है, ज़्यादा मिल रही होती है। यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो दोनों का चैनल होता है कि क्लोराइड ने दोनों ने अंदर की तरफ जाना है, और यहाँ पे जो सिक्रीशन है वो जो ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको स्वेटी स्किन जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है, ठीक है। डिजीज़ के अंदर हमने वो फिनोटाइप वगैरह वो देखना होता है, मेकोनियम इलियस, रिकरेंट इन्फेक्शन वगैरह जो मैं भी आपको ऊपर पढ़ाया हूँ। ट्रीटमेंट के अंदर आपने एयरवे क्लियरेंस, ठीक है ना, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपने ये पेशेंट हमने देखा हुआ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। एयरवे क्लियरेंस करनी होती है, आपने पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को फॉलो ऑन करना होता है। इसके लिए आपने जो है वो फैट सॉल्युबल्स विटामिन जो है वो पेशेंट को देने होते हैं। इसके आपने जो होता है वो CFT या डायरेक्ट थेरेपी जो है वो करवानी होती है। खैर यहाँ पे तो नहीं होती, लेकिन ये जो है वो करवानी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने इन चीज़ों को देखना है। फिर आ जाता है आपका ये जो से क्लोज है, इनको आप कैंडी लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे किस तरीके से जो है वो पूछा जा रहा है। फिर आपका आ जाता है न्यूरोटोलॉजी। इसके अंदर आपकी आ जाती है आपकी एप्गार स्कोरिंग और कॉमन कोंजेनिटल मालफॉर्मेशंस। अब एप्गार स्कोर का क्या मतलब होता है कि आपका जो न्यूबॉर्न है उसकी इनिशियल अडाप्टेशन जो होता है वो 1 से 5 मिनट के अंदर जो होता है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको न्यूनेटल मालफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन है, फीडिंग डिफिकल्टीज है या रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है आफ्टर द बर्थ, तो वो उसका जो सा पैटर्न है उससे देखा जाता है। तो इसके अंदर जो कॉमन सी कंडीशन होती है उसके अंदर आपकी आ जाती है कॉर्नियल अट्रेसिया, ट्राइगोसेफल फिस्टूला, गैस्ट्रोकाइसिस एंड ओम्फेलोसील। इसके अलावा ड्यूडनल अट्रेसिया। ये देखें, मैंने आपको कहा था ना, डी की जो सी फॉलो अप है ना डाउन सिंड्रोम के साथ वो बहुत ज़्यादा होती है। अब एप्गार स्कोर पहले पढ़ते हैं। एप्गार जो होता है वो आपकी 4 ए से ये इसी से याद रखना है, APGAR, एप्गार स्कोर, पल्स, ग्रामेज, एक्टिविटी एंड रिस्पिरेशन। आपकी क्विक न्यूबॉर्न असेसमेंट अगर आपने करनी है तो आप ये जो है वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 से 1 मिनट और 5 मिनट उसके दरमियान जो है वो आपने रिपीट जो है वो करना होता है, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर हमने पहले आपका जो है वो बुक के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि आपने कलर को जो है वो देखना होता है। पल्स के अंदर आपने हार्ट रेट को देखना होता है। ग्रामेज के अंदर आपने जो सा रिफ्लेक्स है उनकी जो इरिटेबिलिटी है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन वो देखनी होती है। एक्टिविटी के अंदर आपने मसल स्टोन्स वगैरह देखने होते हैं। रिस्पिरेशन के अंदर आपने क्या देखना होता है कि वो सांस जो है वो कैसे ले रहा है। आइदर पेशेंट इज साइनोइज्ड और आइदर पेशेंट इज ब्लैक और ब्लू। अपीयरेंस के अंदर आपने 3 नंबर देने होते हैं, 0, 1 और 2। अगर बेबी जो है वो पूरा ब्लू है उसके अपीयरेंस सांस ना सही लेने की वजह से, तो देना है आपने 0। अगर बॉडी पिंक है, लाइक हैंड्स एंड फीट्स आर ब्लू एंड बॉडी आर द पिंक, जिसे हम एक्रोसाइनोसिस कहते हैं, तो हाथ पाँव जो से नीले कहते हैं ना, हाथ पाँव नीले हो गए हैं, हाथ जो है वो मलो, ठीक है ना, उसके अंदर आपने देना 1। और अगर आपकी पूरी बॉडी पिंक है तो 2। ये तो हो गया आपकी अपीयरेंस। पल्स के अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर भी 3 नंबर है, 0, 1, 2। अगर पल्स आ रही है, नहीं आ रही 0। अगर 100 पर मिनट से कम है तो 1 और उससे ज़्यादा है तो 2।
क्योंकि बच्चों के अंदर हार्ट रेट नॉर्मली ज़्यादा होती है। फिर आ जाती है आपकी जी। जी होती है आपकी ग्रामेज। क्या होती है आपकी ग्रामेज? इसके अंदर क्या होता है कि आपने रिस्पांस देखना होता है कि जो पेशेंट है उसका रिस्पांस है या नहीं है। इसके अंदर आपने ज़ीरो देना होता है अगर जो पेशेंट है उसके अंदर जो है अगर आप उसे स्टिमुलस वगैरह देते हैं तो उसके अंदर आप क्या कहते हैं अपना वो रिस्पांस शो करे, बिल्कुल करे ही ना। तो आपने जी के अंदर 0 तब देना है जब उसका रिस्पांस ही ना हो, 1 तब देना है जब आपका रिस्पांस शो करे, वीक रिस्पांस जो है स्टिमुलेशन पे शो करे, और 2 तब देना होता है जब वो स्ट्रॉन्ग क्राई करे, कफ करे, स्नीज करे, या आप अगर उसे स्टिमुलस दे रहे हैं तो वो पुल अवे करे। ये होता है ग्रामेज। फिर आ जाता है आपका ए यानी कि एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर जो है आपने मसल स्टोन देखनी होती है। अगर 0 है तो फ्लॉपी है तो 0, कोई एक्सटेंशन है तो 1, और अगर एक्टिव मूवमेंट है तो 2। फिर आ जाता है लास्ट वन इज़ द रिस्पायरेशन। 0 है तो एब्सेंट ब्रीदिंग, 1 है तो आपका स्लो हो, इरेगुलर हो, वीक हो, उसे हम 1 नंबर देते हैं। अगर गुड रिस्पायरेशन है और स्ट्रॉन्ग क्राई है तो ये होती है 2 नंबर आपने देने होते हैं। ठीक है, तो स्टेज 1 के अंदर आपसे एक बार एबगार जो होता है वो उसके कंपोनेंट पूछे जाते हैं। स्टेप 2 में बेबी की फाइंडिंग जो है वो पूछा जाता है, और थर्ड के अंदर आपको जो है वो आपने जो है वो फाइंडिंग जो है तो बतानी होती है। क्लियर? फिर आपकी जो कोजेनिटल मॉलफॉर्मेशन है आपने उनको देखने का। कॉर्नियल ट्रेजिया के अंदर ये हम जेटी के अंदर भी, रेस्पो के अंदर भी ये अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो कॉर्नियल ट्रेजिया के अंदर क्या होता है कि जो आपको कॉन होता है यानी कि पीछे की कॉर्निया जो है वो मैंने आपको इसके अंदर रिस्पायरेटरी के अंदर भी पढ़ाया है कि पीछे की जो नोज़ के जो हवा का जो पासेज भी होता है पोस्टेरियर साइड को है ना, वो पीछे की तरफ का पड़ा होता है, तो वहाँ से आपकी नॉर्मल पास नहीं हो रही होती। ठीक है ना, तो बच्चे को काज जो है वो आपका ब्लू हो जाता है ऑन फीडिंग एंड विल बी रिलीव बाय क्राइंग, क्योंकि आपको जो है वो मुंह से वो जो है वो सांस लेना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइनोज पेशेंट इज साइनोज बट रिलीव बाय क्राइंग। ट्राइगल एसोफेजियल फिस्टुला भी हमने जो है वो मैक्सिमम पढ़ा हुआ है कि जिससे जो है वो पेशेंट वो कि उसको जो सा वो एयरवेज है वो आपने देखना होता है कि जेटी के अंदर हम ज़रा डिटेल के अंदर पढ़ के हैं। बट पेशेंट हैविंग अ कफ चोकिंग विद फीड्स एंड मैनी अकर, अगर आपने बच्चे को दूध पिलाया है या उसे उसे कोई चीज़ खिलाई है तो उसकी वजह से चोकिंग या कफिंग होना स्टार्ट हो जाए, या पेशेंट जो है तो एस्पायरेट भी कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रैकोएसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है ना, यानी कि फीड जो है वो आप देते ही हैं और उसे खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, या नीला पड़ना बच्चा स्टार्ट हो जाता है, या उसका जो सलाइवा वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। इवन दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके जब हम एनजी पास करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी एनजी पास नहीं हो सकती बिकॉज दे हैव TEF विच इज ट्रैकोएसोफेजियल फिस्टुला। गैस्ट्रोस्केसिस और एम्फेलोसील भी मैंने आपको बता दिया था कि गैस्ट्रोस्केसिस के अंदर आपकी जो कवरिंग है बाहर की तरफ आपके पेट से निकली हुई कवरिंग होती है बच्चे के अंदर। देखिए आपने अगर यूएसएमएल स्टेप 1 अच्छे से पढ़ी है ना तो लिटरली सारी डिजीजेज सेम होंगी, सारी की सारी होंगी, बस ये बच्चों के अंदर होंगी, बड़ों के अंदर नहीं होंगी। बस मसला ये है अगर आपने स्टेप 1 अच्छे से पढ़ी है तो। गैस्ट्रोस्केसिस के अंदर आपकी जो कवरिंग है वो आपकी जो कवरिंग है कवरिंग होती है, ठीक है ना, लैक कवरिंग सैक उसके अंदर कवर नहीं होता। एम्फेलोसील के अंदर जो होता है वो सैक होता है विच मोर हैविंग मोर एसोसिएटेड एनोमलीज, यानी कि आपके गैस्ट्रोस्केसिस है उनका जो इंटेस्टाइन है जब वो पेट से बाहर निकल के आती हैं तो उनके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो कवरिंग वगैरह नहीं होती, वो आपका डायरेक्टली एक्सपोज होता है। और लेकिन जो एम्फेलोसील होता है उसका जो एब्डोमिनल कंटेंट है जब वो हर्निएट वगैरह कर होता है तो उसकी कवरिंग होती है, उसको जो है ढका हुआ होता है आपकी जो है वो कलर एक्सपोज तो होते हैं बट उसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन सैक जो है तो उसके अंदर होते हैं, यानी कि ढके हुए होते हैं। डोनल अट्रेसिया का क्या मतलब है कि आपकी जो डुंडम है वो क्या हो जाए आपकी ब्लॉक हो जाए, विच शोज द डबल बबल साइन एंड एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो पेशेंट जो होता है वो अर्ली ऑन वॉमिटिंग के साथ आता है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, अगर आपका पेशेंट आपका प्रेजेंट होता है ड्यूडनल अट्रेसिया के साथ तो इसके अंदर आपको बिलियस वॉमिटिंग जो होता है वो आपको देखने को मिल रही होती है, क्योंकि इसके अंदर डबल जो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम है उसके अंदर जब जो इंजाइम आपके बाइल है वो आपका फ्लो कर रहा होता है तो उसकी वहाँ पे जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो आपको बाइल तो मिल रहा होता है तो आपको बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलती होती है। और एक होता है आपका पाइलोरिक स्टीनोसिस। पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर आपको नॉन बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिल रही होती है, नॉन बिलियस वॉमिटिंग आपको जो है वो देखने को मिल रही होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर आपका आ जाता है मैं ये चीज़ डबल बबल पोलीहाइड्रोमिनास ब्लू विथ फीडिंग वेक्टर और पेरोसिल, ठीक है। चलो जी, फिर आपका आ जाता है न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस में आपने क्या देखना होता है कि आइदर पेशेंट इज़ अ कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड, आइदर देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। ठीक है ना, दो चीज़ें आपने जो है वो देखने को मिल रही होती हैं कि आपके जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कब हुआ, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कब हुआ। ठीक है, और न्यूनेटल जॉन्डिस के अंदर कंजुगेटेड है या अनकंजुगेटेड है। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर आपके नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो आपका विदिन द 24 आवर के अंदर जो होता है वो आपका, क्योंकि आपके फिजियोलॉजिकल वो रिलीज़ हो रहा होता है और वो 24 आवर के अंदर आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। पैथोलॉजी के अंदर जो होता है वो आपको फर्स्ट जो 24 आवर होते हैं उसके बाद
जो सा होता है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, यानी कि आफ्टर 24 आवर्स, पैदा होने के 24, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपके ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस और जो सा वो कहते हैं फीडिंग जॉन्डिस, जो सा वो आपको देखने को मिल रहा है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो आपको फर्स्ट 24 आवर के अंदर होता है और रिजॉल्व होता है विद इन द वीक्स, यानी कि खुद ब खुद जो सा होता है वो आपका ठीक हो जाता है जो पेशेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या कहते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर 2 से जो बच्चा होता है वो 2 से 3 दिन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ओवरऑल जो है वो ठीक होता है, लेकिन न्यू बॉर्न जो सा लिवर होता है वही मेच्योर होता है, दैट्स वाई होता है। लेकिन बेबी जो होता है वो एक्टिव होता है, फीडिंग कर रहा होता है, लेकिन बाद में नॉर्मली हो जाता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर आफ्टर 24 आवर जो होता है जो 24 घंटे होते हैं उसके अंदर जो होता है वो आता है, ठीक है ना। और जो बहुत रैपिडली जो होता है वो राइज कर रहा होता है और प्रोसेस कर रहा होता है। अब इसके अंदर सारी पैथोलॉजिकल कोई ना कोई मसला है, यानी कि आपको कोई ना कोई पैथोलॉजी कोई ना मसले आ रहे हैं, यानी पैथोलॉजिकली कोई ना कोई डिफेक्ट वगैरह हो रहा हो जिसकी वजह से आपका बिलिरुबिन तेज़ी से आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा हो और लंबे अर्से तक जो है वो चलता रहे, आपको ठीक ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये है पैथोलॉजिकल आपका जॉन्डिस राइज क्विकली एंड और परसिस्ट, यानी कि परसिस्ट का मतलब है वो रहे, ये नहीं कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की तरह आपको रिजॉल्व हो जाए, वो रहे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के अंदर आपने क्या देखना होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर आपकी जो बच्चा है वो इनएडुकेट इंटेक कर रहा होता है, यानी कि बेबी जो दूध है वो सही तरीके से जो है वो नहीं ले रहा होता है अर्ली डेज़ के अंदर। तो अगर वो अर्ली डेज़ के अंदर वो सही तरीके से नहीं ले रहा, वो बच्चा जो है वो माँ का दूध नहीं पी रहा, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, स्टोलिंग कम हो सकती है, मतलब कि खाना नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। 2 से 4 दिन के में अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है वेट लॉस, और डायपर जो होता है वो वेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर जो होता है वो मिल्क आपका नहीं ले रहा होता है, एज़ कम्पेयर टू द ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस स्पीक्स लेटर, यानी कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग आपकी ठीक है, बेबी बेबी जो है वो अच्छे से फीड कर रहा है, लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो आपके बिलिरुबिन को जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो रखते हैं, यानी कि जो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है उसके अंदर जो बेबी होता है वो आपका बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, फीडिंग अच्छी होती है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक होती है, बस मसला ये होता है कि ब्रेस्ट मिल्क में आपका जो है वो दूध बिल्कुल ठीक मिल रहा होता है, लेकिन जो मिल्क होता है वो अपना इफेक्ट शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, विच शोज़ लेटर, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कर्निक्टस। कर्निक्टस का क्या मतलब होता है, स्वेयर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है ना। और इसके अंदर जब आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपकी जो ब्रेन है उनके टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, आपको जो है ब्रेन को जो है वो डैमेज कराता है, विच इज़ अ कर्निक्टस, ठीक है। तो पेशेंट प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ सीवियर जॉन्डिस, ठीक है ना, सीवियर जॉन्डिस, न्यूरोलॉजिकल साइंस, लेथार्जी एंड पुअर फीडिंग एंड विद हाई कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो अपने कर्निक्टस के बारे में जो है वो सोचना होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो आपकी ब्रेन में कर्निक्टस नहीं करता, में जो कर्निक्टस है उसमें ज़्यादा डेंजर होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। फिर आ जाता है आपका डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनोमिया विच कैन सजेस्ट द कोलेस्टेसिस बिलियर्ड इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनोमिया का क्या मतलब होता है कि आपकी जो पेशेंट है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिले, यानी कि फाइल जो बाइल है उसका जो फ्लो है वो क्या हो रहा है, रुक रहा है, या किसी बिलियरी एट्रेजिया की वजह से, यानी कि आपका बाइल जो है वो आगे ग्रो ही नहीं हो सका, वो रुक गया है, उसके अंदर न्यूनेटल कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसकी वजह से जो है वो आपका बाइल जो है वो बढ़ जाए आपकी बॉडी के अंदर। कोई इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि आपका न्यूट्रेटल सेप्सिस है या लिवर का इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी जो आपका जॉन्डिस है वो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। जो पेशेंट है ना वो उसमें आपने हिस्ट्री देखनी है, एसोसिएशंस देखनी है और एज फैक्टर देखना है। मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर जैसे ग्लेक्टोसीमिया मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, मेटाबॉलिक कोई कंडीशन है जिसके अंदर आपको जो जॉन्डिस है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाए, सो दैट इज़ द न्यूनेटल जॉन्डिस। इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर आपने याद रखना 4 चीज़ें, एक आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और एक आपका ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ये आपने 3 चीज़ें जो है वो आपने 4 चीज़ें याद रखनी है, इसके अंदर से लाजमी जो है वो पूछा जाता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सिर्फ ये याद रखनी है एक चीज़ कि आपकी जो मैं लिख देता हूँ, पैथोलॉजिकल जो होता है वो आपने 24 आवर लेस आपको देखने को मिल रहा होता है, यानी कि आफ्टर 24 आवर देखने को जो है वो मिल रहा होता है, और फिजियोलॉजिकल विद इन द जो है वो रिजॉल्व हो जाता है और पहले जो है वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाता है आपका रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी एंड कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म। अब जो पेशेंट होता है रिस्पायरेटरी, ये मैंने आपको रिस्पायरेटरी के अंदर भी जो है वो पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से आपको जो है वो पेशेंट है NRDS का जो है वो प्रेजेंट करता है। तो न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर जो प्री टर्म इन्फेंट होता है उसके अंदर होता है, और जो चेस्ट एक्सरे होता है उसके अंदर हमें एक कमाल की एक इमेज देखने को मिल रही होती है, विच इज़ ग्राउंड क्लास अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे। अब ये फाइंडिंग ऐसी है कि आपको मतलब जो बच्चा आपके पास प्रेजेंट करता है उसके अंदर आपको आप फ़ौरन से जो है अगर MCQ आया तो आप उसको कर सकते हैं। तो सम टाइम जो बच्चा होता है उसके अंदर जो हाइलिन मेम्ब्रेन होती है उसकी डिजीज़ होती है, जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, प्री टर्म बेबी के अंदर। अब जो बेबी के लंग्स होते हैं उसके अंदर जो है वो सर्फेक्टेंट क्या हो जाता है,
सर्फेक्टेंट। अब मैंने ये रिस्पायरेटरी इतना अच्छा पढ़ाया हुआ है, आपने लाजमी जाके देखना है। कुछ कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आप काइंडली वो जाके लाजमी देखें। अब इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट होता है वो कम हो जाता है। अब सर्फेक्टेंट क्या कर रहा होता है, सर्फेक्टेंट क्या कर रहा होता है कि वो आपकी जो लंग्स हैं उनको कोलैप्स होने के अंदर कोलैप्स जो होता है वो नहीं होने दे रहा होता, ठीक है ना। और विच में आल्सो हेल्प इन द इलास्टिक रिक्वायर, ठीक है ना। तो अगर सर्फेक्टेंट कम हो जाए तो उसकी वजह से जो आपका एल्वोलाई होते हैं, क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, आपके कोलैप्स कर जाते हैं। इसके अलावा जो बेबी है उसको सांस लेने में, ऑक्सीजनेशन में, रिस्पायरेटरी में, इसमें जो है वो मसले देखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बेबी एंड एज वेल एज अगर जो बेबी है वो प्री टर्म है, यानी कि 35 वीक्स तक जो है वो आपका जो सर्फेक्टेंट है वो आपका ग्रो अप होता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बन जाता है। लेकिन अगर प्री टर्म बेबी है यानी 32 वीक्स का है, 30 वीक्स का भी बेबी है, तो उसके अंदर साथ बात है सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी ना, विच में लीड्स टू द एल्वोलाई डिस्ट्रक्शन, यानी कि एल्वोलाई कोलैप्स हो सकती है, बेबी को सांस नहीं आ सकता, ऑक्सीजनेशन में मसला आता है। क्यों, आपके जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो आपके एल्वोलाई को ओपन रखती हैं, सांस लेने के लिए ज़्यादा आसान होती हैं। तो अगर नहीं होगा तो आपको एक्सेलेशन के बाद जो है वो एल्वोलाई कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो बेबीज़ हैं विच इज़ प्रीमेच्योर, मैटरनल डायबिटीज़ या सीज़ेरियन डिलीवरी, सी सेक्शन वाली, वो स्ट्रेस की वजह से, अब स्ट्रेस है उसके अंदर आपके जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो उनसे वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी के अंदर, अब वो नहीं होते प्रोड्यूस सी सेक्शन में एज़ कम्पेयर टू द वेजाइनल डिलीवरी में तो स्ट्रेस होता है ना, लेकिन इसके अंदर तो स्ट्रेस नहीं होता, तो इस वजह से भी, ठीक है। तो लेबर की जो डिलीवरी है उसके अंदर आपका जो लंग्स फील्ड है उसके ऊपर जो होता है वो आपके इफेक्ट होता है। तो बेबी आपका कैसे प्रेजेंट करता है, ये इसकी प्रीमेच्योरिटीज़ हो गई। पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ टैकिपनिया, घंटिंग, यानी कि सांस जो होता है वो अंदर लेते वक्त जो है उसको ग्रांट जैसी आवाज़ फील है ऐसे, ठीक है। नेज़ल फ्लेयरिंग, यानी नेज़ल जो होता है वो ऐसे फूल जाना, ठीक है ना। रिट्रैक्शन वगैरह साइनोसिस जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने जो होता है वो CPAP या सर्फेक्टेंट वगैरह देने होते हैं, ठीक है। और स्टेरॉइड्स आपने जो है उससे प्रिवेंट करना होता है। हाँ, ये है कि आप विदिन अगर आपने प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड किया और उसके अंदर आपने सर्फेक्टेंट की देखी है, डेफिशिएंसी अगर मिली है तो फिर आप दे सकते हैं, माँ के अंदर फिर आप दे सकते हैं ताकि स्टेरॉइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, लेकिन बाद पैदा होने के बाद जो है वो आपने नहीं देनी होती। CPAP जो है वो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, जिसके अंदर आपने कॉन्स्टेंटली जो है वो प्रेशर देख रखना है ताकि एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स ना कर सके, ठीक हो गया। फिर आपका आ जाता है एपनी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। एपनी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का क्या मतलब होता है कि सांस का रुक जाना, ये सिग्निफिकेंट पॉज, यानी कि बच्चा, आपने बच्चे को मारा है या आपने उनसे कोई चीज़ छीन लिया है, तो समटाइम आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि वो रोता है और उसके बाद जो है तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही होती, ठीक है। तो वो उसमें आपको फील होता है कि शायद ना ये मतलब बच्चा गया, ऐसा नहीं होता, वो एक पॉज होता है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट पॉज होता है, ठीक है। कि आपके जो बेबीज़ हैं समटाइम आपको देखा जाता है कि उसकी जो ब्रेन स्टेम है या ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर्स है अभी जो है पूरी तरह डेवलप नहीं होते, तो इसलिए जो है वो जो ब्रीथिंग की रिदम है वो अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है ना। कॉमनली नॉर्मल बेबीज़ में भी होता है, लेकिन मोस्टली जो है प्री में जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि प्री टर्म बेबीज़ वगैरह उसके अंदर ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। और कैफ़ीन जो है वो हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के कैफ़ीन जो है हम देते हैं, क्योंकि जो कैफ़ीन होता है वो रिस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट कर रही होती है, यानी कि जो ब्रीथिंग ड्राइव्स होती हैं उनको ज़्यादा एक्टिवेट कर रही होती हैं। सो दैट्स आपने जो है वो आपने कैफ़ीन वगैरह देनी होती है, ठीक है। तो डिफरेंस आपने NRDS के अंदर ये याद रखने के उसके अंदर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है और ग्राउंड क्लास अपेयरेंस आपको देखने को मिल रही होती है, या एयर ब्रोंकोग्राम्स आपने देखने को मिल रहे होते हैं। और एपनी के अंदर आपको इमेच्योर रिस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स देखने को मिल होते हैं, जिसकी वजह से जो सांस होता है उसके अंदर जो है वो पॉज हो जाता है और हमने जो है वो कैफीन जो है वो देनी होती है। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपको जो बच्चा होता है उसके अंदर बच से जो है उसके थायराइड हार्मोन नहीं बन रहे होते, जिसकी वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, मेटाबॉलिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वो नहीं होती, तो विच में लीड्स टू द न्यूरो डेवलपमेंट प्रीमेंटलिटी जो है वो इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट आपके पास लेथार्जी, मैक्रोग्लॉसिया, कॉन्स्टिपेशन या प्रोलॉन्ग जॉन्डिस के साथ आपके पास आ सकता है, तो ये आपने देखना है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाता है बिनाइन न्यूनेटल रैशेस एंड न्यूनेटल एब्सटेंस सिंड्रोम। पानी पी लीजिए फिर। अच्छा जी, बिनाइन न्यूनेटल रैशेस और न्यूनेटल एब्सटेंस सिंड्रोम। बिनाइन का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी स्किन, यानी कि जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होता है ना, तो आपने देखना होता है कि नॉर्मल है, डेंजरस है, इन्फेक्शन है, हार्मलेस है, ट्रीटमेंट है चाहिए या रिएश्योरेंस हमने करनी है या नहीं करनी। तो बिनाइन का मतलब तो आपसे ये होता है कि ज़्यादा डेंजरस जो है वो डिजीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो न्यू बॉर्न के अंदर जो बहुत सारे रैशेज होते हैं जो देखने में जो है वो डेंजरस होते हैं, लेकिन असल में जो नॉर्मल या लाइफ के अंदर होते हैं वो सेल्फ लिमिटेड वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है वो होता है अरिथमा टॉक्सिकम, मीलिया, मलेरिया, न्यूनेटल एक्नी, पोस्टुलम मेलनोसिस, ये सारे बिनाइन होते हैं। अरिथमा टॉक्सिकम न्यूनेट्रम एक पूरा एक नाम होता है, अरिथमा न्यूनेट्रम टॉक्सिकम न्यूनेट्रम, यानी कि जो न्यू बॉर्न होता है उसकी बॉडी के ऊपर रेड मैक्यूल्स या पेपुला जो है हमें देखने को मिल रहे होते हैं। क्या होते हैं? रेड मैक्यूल्स या पेप्यूल्स या पॉस्ट्यूल्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि
रेड रेड जो से होते हैं और उसके अंदर जो पस है वो उसकी जो है वो लीजन्स आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है ना। ऐसे बेबी जो से आपके न्यू बॉर्न हो और जो है वो बाकी बिल्कुल ठीक हो, फीवर ना हो, लेकिन स्किन के ऊपर जो है वो आपको हेल्दी न्यू बॉर्न विद रेड ब्लॉची रैश, आपने ये चीज़ याद रखनी है। मीलिया का मतलब क्या होता है कि फेस है, स्पेशली जो सा नोज़ है, उनके ऊपर जो सा वो छोटी वाइट जो सा वो येलो डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम न्यूबॉर्न जो सा वो ब्लॉक स्किन फॉलिकल्स भी हम कहते हैं, यानी कि जो कैरेटिन्स होते हैं उन्होंने उनको फिल्ड किया होता है, ठीक है ना, और ये नॉर्मली जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। फिर आ जाता है मलेरिया। माइलेरिया क्या होता है, जो आपकी स्वेट ग्लैंड जो होते हैं उनकी जो है वो ब्लॉकेज होती है, वो मलेरिया की बात नहीं होती, माइलेरिया। इसके अंदर जो है वो स्वेट ग्लैंड जो है उनकी ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, जिसे हम मिलिट्री क्रिस्टलिना या मिलिट्री रूब्रा, दो इसकी टाइप्स होती हैं। एक होती है आपकी मलेरिया क्रिस्टलिना, खैर एग्जाम में तो नहीं आना लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, रूब्रा। इन दोनों के अंदर जो होता है वो आपको क्रिस्टलिनिया के अंदर तो आपको क्लियर वेसिकल नज़र आ रहे होते हैं, और रूब्रा के अंदर जो है वो आपको रेड प्रिकली हेड जो हीट रैश है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ गर्मी की वजह से जो है वो आपको देखने को आ रहे होते हैं, और ख़ुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाते हैं। फिर आ जाता है आपका न्यूनेटल एक्नी। इसके अंदर सिर्फ रिएश्योरेंस वगैरह चाहिए होती है कि बेबी की जो फेस है उसके ऊपर एक्नी वगैरह आ जाए। फिर आ जाता है आपका पॉस्चर मेलानोसिस। उसके अंदर आपकी जो रैश है वो इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पिस्टूल्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, पिगमेंटेड स्पॉट्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है ना, और वेल अपेयरिंग होते हैं, और खुद ब खुद जो होता है वो क्या कहते हैं अपना ठीक हो जाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स अगर देनी है तो हम जो है वो हम दे सकते हैं। न्यूनेटल एब्सटिनेंस जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि अगर बेबी जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान उसको अपॉइंट्स के जो कॉन्टैक्ट है, यानी कि माँ जो है अपॉइंट्स ले रही है, तो उसके दौरान में अगर वो बेबी का अपॉइंट्स के साथ ये असर हो या शो हो, तो बर्थ के बाद जो है तो वो ड्रग्स जो जब आपकी जो ड्रग सप्लाई है वो बंद होती है, यानी कि अपॉइंट्स जो है तो सारी बातें डिस्कनेक्ट होती हैं, तो सारी बातें बेबी के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, विड्रॉल। यानी कि विड्रॉल का क्या मतलब है, यानी कि अगर बेबी को किसी ड्रग की आदत हो जाए ना, तो अगर उस ड्रग की अचानक से विड्रॉल कर दें तो जो उनसे सिम्टम्स हैं वो आपको अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसके अंदर अपेयर सिम्टम्स क्या होते हैं, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, हाइपोटीनिया, पुअर फीडिंग, स्नीजिंग, डायरिया, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपको जो है वो देखने को मिल रही होती हैं, ठीक है ना। बेबी जो होता है वो उसी तरीके से सो नहीं पा रहा होता है, रो रहा होता है, क्यों, आपको जो नर्वस सिस्टम होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। जब आपके अपॉइंट्स सडनली जो सब क्लोज होते हैं तो आपको जो नर्वस सिस्टम है वो आपका क्या हो रहा होता है, क्या कहते हैं, अपेयर हो, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो विड्रॉल ट्रीटेड विद इन्वायरमेंटल मेजर्स, वेयर काज विद रिक्वायर्ड अपॉइंट स्टिमुलेटेड ट्रांसमी, यानी कि बस बात वो है कि आपने डायग्नोज करना है, और उसके बाद ट्रीटमेंट में ये है कि आपने या उसको क्या कहते हैं अपना स्टिमुलेट इन्वायरमेंटल उसको देना है, जेंटल हैंडलिंग करनी होती है, फीडिंग सपोर्ट देनी होती है, अदरवाइज सवेयर हो तो पॉइंट्स आपने लाजमी देनी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, होप सो, बेशक। अच्छा जी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर वो पहला कहता है कि व्हाट इज़ ए साइनोटिक और साइनोटिक हार्ट डिजीज़। दो चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ए साइनोटिक शंट्स और साइनोटिक। ए साइनोटिक के अंदर आपके VSD, ASD और पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस आ जाती है, जिसके अंदर जो बेबी होता है वो क्या होता है आपका ब्लू होता है और या सैनोज होता है, ठीक है, बिकॉज जो राइट से जो लेफ़्ट है उसकी शंटिंग वगैरह हो रही होती है। अब इसके अंदर आपकी राइट टू लेफ़्ट होती है, और जो लेफ़्ट टू राइट होती है, और जो आपकी साइनोटिक होती है, जो साइनोटिक होती है उसके अंदर आपकी राइट टू लेफ़्ट शंटिंग हो रही होती है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू द लेफ़्ट, और जो सेप्टर्स वगैरह होते हैं, और इसके अंदर जो है वो लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो रही होती है। इसके अंदर आपके आ जाते हैं VSD, ASD, और आप इसके अंदर आ जाते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और ट्रांसपोजिशन ऑफ, यानी कि TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। ये आप ऑलमोस्ट आप एसएमएल के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं कि एसडी जो होता है उसके दरमियान वॉल जो होती है वो जो सा आपका फॉर्मिन ओवेल होता है वो रह जाता है, जिसे हम एटियल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर हमें फिक्स्ड वाइड स्प्लिटिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है, और पेशेंट जो होता है उससे इशूज़ आ रहे होते हैं, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आ रहे होते हैं, और साइनोस जो होता है वो आपको एसाइनोटिक पेशेंट देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि ब्लड की जो है वो मिक्सिंग हो रही होती है। VSD के अंदर भी सेम वही कंडीशन होती है, लेकिन अगर कोई पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कार्डिक डिफेक्ट या कार्डिक डिजीज़ इन द न्यू बॉर्न बेबीज़, VSD, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। स्मॉल है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, अगर ज़्यादा है तो वो फिर आपको मसला होता है। फिर आ जाता है आपका पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, वो क्या कहते हैं अपना आपकी जो ऑल्टा और पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर जो होता है वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होता है। फिर आपकी आ जाती है एजर मेंजर के अंदर आपकी जो पल्मोनरी रेसिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है, साइनोसिस हो जाता है, ठीक है ना, और यानी कि पहले पल्मोनरी प्रेशर आपको बढ़ता है, फिर उसके बाद आपको शंट रिवर्स होता है, और उसके बाद आपकी साइनोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कि PDA, मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो नॉर्मल वेसल्स होती हैं, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और अल्टा वो जो है वो बंद नहीं होती, तो जिसकी वजह से बर्थ के बाद आपको ये सिम्टम जो है वो देखने को मिल रहा होता है, यानी कि लंग जो है उसमें ब्लड ज़्यादा होता है बार और आपको पल्स चेंज। अब PDA की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या होती हैं, कॉन्टीन्यूस मशीनरी मरमर, ठीक है। VSD इज़ द मोस्ट कॉमन, ये आपने याद रखना लाजमी। ASD का लास्ट कैन बी मैनी स्मॉल स्पॉन्टेनियसली, ठीक है।
ये आपने देखने थे। पीडीए एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोल्टा के अंदर अपने पीडीए जो होता है वो कंटिन्यूस, ये तो अपनी इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। पल्सपिरेशन एंड बॉन्डिंग पल्स जो है वो हम आपको देखने को मिल रही होती हैं। और फिर आपका आ जाता है ट्रीट पीडिया विद इंडोमेथासिन, यानी कि जो आपने जो है वो डायलेटर्स वगैरह देने होते हैं, ठीक है ना। अगर बंद जो है वो करना है तो आपने इंडोमेथासिन जो है वो देनी है, क्योंकि जो पोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो आपके कम कर रहे होते हैं, डॉक्टर जो है वो क्लोज करने के अंदर आपने हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि पोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो आपके क्या हो रहे होते हैं, आपके वेज़ोडाइलेटर होते हैं। नीड फॉर सर्व कॉर्पोरेशन ऑफ का प्रॉक्सिमिटी हाइपरटेंशन एंड वीक फेमर, यानी कि उसके अंदर ये होता है कि आपकी ये है ना, तो यहाँ पे आपकी जो है वो नैरिंग जो है होना स्टार्ट हो जाती है, नीचे ब्लड कम जाता है, ठीक है ना, नीचे ब्लड कम जाता है और ऊपर की तरफ जो है आपको सबक्लेवियन और अपर जो है वो आर्टरी की तरफ जिसमें जुगुलर वेनस जो आर्टरी है उसका प्रेशर भी जो है वो बढ़ जाता है। तो उसके अंदर आपको जो है वो अपर हाइपरटेंशन जो है वो देखा, मतलब अपर पल्सेस में और नीचे की पल्सेस में बड़ा डिफरेंस होता है। इन्फेंट विद क्लिनिकल कोरिलेशन विद प्रेजेंट विद शॉक एंड विद डक्टस क्लोज पोस्टाई ग्लैंड इज यूज्ड टू मेंटेन डक्टल पेटेंसी। हाँ, अब इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसके अंदर आपको डक्टस को जो ओपन होना वो ओपन होना चाहिए, ताकि जो है वो बच्चा जो है वो मेंटेन कर सके डक्टल पेटेंसी को, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेटोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर जो है तो आपने याद रखनी होती है पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवरराइडिंग ऑफ और वेसिकल वेंट्रिकुलर सेप्टल जो है वो डिफेक्ट आपको देखने को मिल रहे होते हैं। जो इसके एमसीक्यूज है वो आपने लाजमी करने हैं। पल्मोनरी की आउटफ्लो जो होता है वो तंग हो जाती है, आपकी राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और पेशेंट आपके पास जो होता है वो साइनोस होता है, क्यों, आपकी पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से जो ब्लड होता है वो लंग की तरफ जो है वो कम जा रहा होता है, ठीक है। इसकी वजह से राइट टू लेफ्ट जो है वो शंटिंग हो रही होती है। इसके अंदर आपने याद रखना है टेट स्पेल्स जो है वो इंप्रूव करते हैं विद नी टू चेस्ट। अब टेस्ट स्पेल्स क्या होते हैं कि जब बच्चा क्राई करता है, फीडिंग करता है, एजिटेशन करता है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा जो से सांस लेने की वजह से आपको जो है वो आपको साइनोटिक एपिसोड जो होता है वो आपके क्या कहते हैं आपको देखने को मिलता है, इंप्रूव कर रहे होते हैं। और चेस्ट नी कंडीशन के अंदर जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, तो राइट टू लेफ्ट जो है वो आपका कम हो जाता है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, वो सी बूट शेप्ड हार्ट, बोट शेप हार्ट आपने देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज जो होता है वाली प्रेजेंट करती है स्पेस एंड इसमें आपको एग ऑन स्ट्रिंग हार्ट ऐसे ऐसे नजर आ रहा होता है। इनिशियल स्टेबलाइजिंग में साइनोटिक डक्टल पीजी एंड डेफिनेटली सर्जिकल कोरिलेशन। इसमें इतना टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हाँ ये आगे आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है विच इज़ कावासाकी डिजीज़। कावासाकी डिजीज़ जो होता है वो आपकी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, और एग्जाम के अंदर आपको फीवर और म्यूकोक्यूटेनियस जो होता है वो साइंस के साथ जो पूछा जाता है, यानी कि आपकी एक्चुअल में जो आपके मीडियम वेसल्स होते हैं उनकी जो सब इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। एक्यूट मीडियम वेसिकुलाइटिस ऑफ यंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अंदर आपको मीडियम साइज़ की जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म जो होते हैं, इंपॉर्टेंट बिकॉज अनट्रीटेड कॉज एंड कोरोनरी एनोरिज्म। फीवर पूछा जाता है मोर देन 5 डेज प्लस कंजक्टिवाइटिस, यानी मैंने आपको बताया कि म्यूकोक्यूटेनियस जो साइंस है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है एनोरिज्म, यानी कि अगर टाइम ना हो तो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। यंग चिल्ड्रंस है, ठीक है, और 5 दिन से जो है वो फीवर अगर उसको हो रहा है विद कंजक्टिवाइटिस, म्यूकोजल डैमेज, रैश, म्यूकोजल चेंजेस, रैश, एक्सट्रीमिटी चेंजेस, सर्वाइकल एडिनोपैथी, अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही होती है विच इज़ क्रैश एंड बर्न। क्या होता है इसका पूरा, क्रैश एंड बर्न, क्रैश निमोनिक एंड बर्न। अब कंजक्टिवाइटिस के अंदर आपको आंखों की जो रेडनेस है वो नज़र आ रही होती है, म्यूकोजल चेंजेस में आपको स्ट्रॉबेरी टंग नज़र आ रही होती है, ठीक है ना। ये आपने याद रखनी है, स्ट्रॉबेरी टंग, ये आपने लाजमी याद रखना है ये पॉइंट। और पोलीमॉर्फस रैश नज़र आ रहा होता है, और जो गर्दन उनके नोड्स होते हैं वो बड़े नज़र आ रहे होते हैं, एज वेल एज दी जो लैब्स हैं उसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि आपको जो थ्रोम्बोसाइटोसिस है वो आपको मिल रहा होता है, यानी कि आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपको हाई होते हैं। ऑफन बेसलाइन इकोकार्डियोग्राफी ट्रीट विद IVIG प्लस हाई डोज एस्पायरिन एंड लो डोज एस्पायरिन। अच्छा सॉरी कॉल आ रही है। अच्छा जो नॉर्मली जो होता है वो वायरल फीवर भी चिल्ड्रन में को एस्पिरेट जो पेशेंट होता है वो नॉर्मली जो होता है वो वायरल फीवर में भी होता है, लेकिन कावासाकी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं ऑफ कोरोनरी एनोरिज्म। ट्रीटमेंट के अंदर हमने IgG और ये चीज़ें दी हैं ताकि जो कोरोनरी एनोरिज्म उसका जो है वो रिस्क है वो कम हो सके। जो स्कारलेट फीवर होता है ना उसके साथ इसको जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है, विच में आल्सो मिमिक द स्ट्रॉबेरी टंग बट लैक कंजक्टिवाइटिस। स्ट्रॉबेरी टंग जो होता है ये दोनों के अंदर आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही होती है। अब तक मैंने आपको 2-3 ऐसी चीज़ें बता चुकी हैं जैसे हर्लर हंटर, टेस्ट एक्नीमन पैक, ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर आपको जो है वो कॉमनली फाइंडिंग्स आपको मिलती हैं, लेकिन आपने याद रखना है। स्कारलेट फीवर और कावासाकी के अंदर डिफरेंस ये होता है कि कावासाकी के अंदर भी आपको स्ट्रॉबेरी टंग आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको कंजक्टिवाइटिस भी साथ में देखने को मिलता है, रैश भी साथ देखने को मिल रहा होता है, एक्सट्रीमिटी चेंजेस भी होती है, लिम्फोडेनोपैथी भी होती है, ठीक है। लेकिन स्कारलेट फीवर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्कारलेट फीवर में आपको स्ट्रॉबेरी टंग होती है, लेकिन उसके अंदर कंजक्टिवाइटिस और एक्सट्रीमिटी चेंजेस वगैरह नहीं देखने को मिल रही होती है। तो आपने याद रखना पेशेंट प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ फीवर विद 5+ डेज, मतलब 5 से 6 दिनों में बुखार है विद स्ट्रॉबेरी टंग
स्ट्रॉबेरी टंग विद कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का लफ्ज़ आपने जो सा वो नहीं भूलना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका जीआईटी की चीज़ें। पेलोरिक स्टेनोसिस मैं आपको हज़ार दफ़ा पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। पेलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो फाइंडिंग्स होती हैं कि आपकी जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसके जो मसल्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर आपकी जब आपकी जो मसल्स हैं वो आपके तंग हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो कंटेंट है फ्रॉम द स्टोमक टुवर्ड द ड्यूडेनम वो आपका नहीं जा पाता। इसी वजह से जो पेशेंट है वो आपका 3 to 6 वीक के जो बच्चे हैं उनके अंदर आपको प्रेजेंट होता है पेलोरिक प्रोजेक्टाइल नॉन, ये देखा नॉन बिलियस वॉमिटिंग, ये आपने वर्ड जो है वो याद रखना है। 3 to 6 वीक्स हंग्री आफ्टर वॉमिटिंग, क्योंकि सारी बात है बच्चा जो होता है उसकी खुराक आगे नहीं जा रही होती है एंड ऑलिव शेप जो है वो मास हमें नज़र आ रहा होता है इसके अंदर। लैब्स इन पेलोरिक स्टेनोसिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है। हाइपोक्लोरीमिक हाइपोक्लिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये वैसे बुक्स के अंदर ये पूरा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आप हमें कहा हुआ लिखा हुआ है कि जो है वो हाइपोक्लोरीमिक, लेकिन ये पूरा एक लफ्ज़ बनता है हाइपोक्लोरीमिक हाइपोक्लिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरसेप्शन क्या होता है इसके अंदर, वही सेम है, वो पिछली जो फाइंडिंग्स है ना वो सारी जो है वो सेम है इसके अंदर, ठीक है ना। वॉमिटिंग की वजह से जो है वो सारा कंटेंट बाहर निकल जाता है, जो पेशेंट है उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल होते हैं यानी कि क्लोराइड भी कम हो जाता है, पोटाशियम बाहर निकल जाता है। पोटाशियम क्यों कम होता है, बिकॉज ऑफ रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, सोडियम जो है वो रिअब्सॉर्ब हो रहा होता है और पोटाशियम बाहर जा रहा होता है। इसके अलावा भी आपको जो H+ है वो भी आपका जो है वो वॉमिटिंग की वजह से जो है वो बाहर जा रहा होता है। मैनेजमेंट के अंदर हमने डिहाइड्रेशन देनी होती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करना होता है, और इसके अलावा पाइलोरोमायोटमी जो है वो करनी होती है। इंटरसेप्शन क्या होता है, विच इज एपिसोडिक पेन वॉमिटिंग सॉसेज मास विच करंट जेलिस। अब इसके अंदर जो एक हिस्सा होता है इंटेस्टाइन का वो आपको क्या हो जाता है, टेलीस्कोपिक जो होता है वो बाउल बन जाता है। क्या बन जाता है, टेलीस्कोपिक बाउल। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो प्रेजेंट होता है विद बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड देयर ब्लड सप्लाई इज कम्प्रोमाइज। सो पेन वॉमिटिंग ब्लीडिंग इज अ क्लासिकल सिम्टम्स, बट देयर इज अ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड देयर इज अ एपिसोडिक पेन। बेबी को जो है वो अचानक जो है वो होता है, फिर बीच के अंदर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वॉमिट होती है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली सॉसेज शेप जो है वो आपको मास जो है वो आपको फील हो रहा होता है एंड हैविंग अ करंट जेली स्टूल। तो जो पेन होती है ना वो वेवी फॉर्म में होती है, ऐसे कि पहले ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम। तो इसलिए बच्चा जो होता है पहले रो रहा होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर रो रहा होता है फिर ठीक हो जाता है। और करंट जली होता है क्योंकि स्टूल जो होता है उसके अंदर आपका ब्लड और म्यूकस जो है वो दोनों ही क्या हो रहे होते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं। क्लियर। ट्रीटमेंट के अंदर आपने एयर एनीमा करना होता है, ठीक है, ताकि वो जो जिस प्रेशर की वजह से वो लूप जो है वो बिल्कुल आपका ठीक हो जाए। फिर आ जाती है कि माल रोटेशन विद वल्वुलस मक्कल्स ट्यूबरकुलम एंड हैशबर्ग डिजीज। जीआईटी का तो पूरा जो है वो मैंने आपको चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी द पार्ट ऑफ दिस पीडियाट्रिक्स। सो दीज आर द पीडियाट्रिकल डायग्नोसिस। सो एक मैं कॉल ले लूँ। अच्छा जी। नेक्स्ट जो होता है वो आपने पढ़ना है कि माल रोटेशन विद वल्वुलस मक्कल्स ट्यूबरकुलम एंड हैशबर्ग डिजीज। इसके अंदर आपने ये याद ही रखना होता है कि जो आपका वल्वुलस होता है, जो पेशेंट है दे ऑल आर पीडियाट्रिक सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्शंस। सबसे पहले उसने वल्वुलस को जिक्र किया हुआ है कि वल्वुलस के अंदर जो सा होता है वो आपका जो है वो बिलस वॉमिटिंग होते हैं, सो इट थ्रेट्स द बाउल इस्कीमिया। अब इसके अंदर जो पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट होता है तो उसमें आपका क्या होता है कि बाउल इस्कीमिया होता है, मिकल्स के अंदर जो है वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है और हैशबर्ग के अंदर जो है डिस्टल फंक्शन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रही होती है। अब डिफरेंट जो है वो प्रेजेंटेशन होती है कि आपके मिकल्स डाइवर्टिंग कॉलम की कैसी होती है, वल्वुलस की कैसी होती है। तो माल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फीटल डेवलपमेंट है उसके दौरान जो इंटेस्टाइन है उसकी जो नॉर्मल है वो रोटेशन ठीक से ना हो। अब नॉर्मल ठीक से ना होने का क्या मतलब है, यानी कि आपको अच्छे से बताया, आपको मैंने जीआईटी के अंदर बताया था कि आपकी जो कंटेंट है वो आपका जब बाहर चला जाता है आउट ऑफ द मेडिकल जो है वो बाहर जाता है, उसके बाद उसने जो सा होता है वो 270 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो होता है वो आपका रोटेट होकर आता है बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई अकॉर्डिंग टू द सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी। क्लियर। तो उसके अंदर जो सा होता है वो पहले 90 तक होता है, फिर उसके बाद जो है वो 270 तक जो होता है उसने आना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है वो उसकी जो है वो रोटेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो और अगर वल्वुलस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो जब वो रोटेट होता है मतलब आपस के अंदर जो होता है वो आपका एक दूसरे के ऊपर जो है वो जिस तरह रस्सी जो होता है वो बल खा रही होती है, तो उसकी वजह से आपका जो बाउल का ल्यूमन है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लड सप्लाई जो होती है उसकी कट होती है, जिसकी वजह से स्कीमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ बिलियस वॉमिटिंग, यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लोन जा रही थी तो उसके बाद ये क्लोन ऐसे होगी, ऐसे और ऐसे एक दूसरे के ऊपर जो होता है वो बन के गांठ जैसे होती है वैसे होगी। तो पेशेंट को क्या होगी, आगे जब फूड नहीं जाएगी तो यहाँ से आगे फूड नहीं जाएगी तो पीछे की तरफ जो है जो वॉमिट होगी तो क्या होगी, बिलस वॉमिटिंग होगी, ठीक है ना। तो ग्रीन वॉमिटिंग होगी। तो उसके अंदर हमने जो है वो ऊपर जाए एंडोस्कोपी वगैरह करवानी होती है, देखना होता है, चेक करना होता है, अल्ट्रासाउंड हम करवा सकते हैं। बस हमने याद रखना है पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ बिलस वॉमिटिंग या ग्रीन वॉमिटिंग विद सिक बेबी एंड एज वेल एज एब्डोमिनल पेन।
और फिर उसके बाद आ जाता है आपका विलस प्रेजेंट विद विलस ओमिनस रिगर्जेंट रिक्वायर्स अर्जेंस कर अपर जे सीरीज इज अ क्लासिकल फॉर माल रोटेशन, यानी कि एंडोस्कोपी वगैरह यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। मिकल्स रोटेशन में क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी कंजेनिटल क्या होती है, आउट पोचिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लेयर है तो इसके अंदर जो होता है उसकी अंदर की तरफ जो है वो एंटर हो जाती है, यानी कि आउट पोचिंग हो जाती है। और याद करने के लिए क्या है कि रूल ऑफ टू जो है वो आपने याद रखना है। 2% पॉपुलेशन में होती है, 2 फीट फ्रॉम द इलोसिकल वाल होती है, 2 इंचेस की होती है, 2 टिश्यू जो है वो टाइप्स होती हैं, एंड बॉयज आर कॉमन। मैकल्स कैन स्किन डिटेक्ट्स एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको एक तो पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होती है, पेनलेस हेमेटो चीज़िया होता है, यानी कि आपको फ्रेश ब्लड आपको देखने को मिल रहा होता है। तो टॉडलर्स विद पेनलेस लोअर ब्लीडिंग, तो उसके अंदर आपने याद रखना होता है। जो टॉपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा उसकी जो है वो अल्सरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीड होता है। मिकल स्किन का मतलब ये होता है कि आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा उनको डिटेक्ट करना होता है। इसके बाद आ जाती है आपकी हर्शबर्ग डिजीज़। हर्शबर्ग डिजीज़ के अंदर आपने पहले पता है कि आपके जो मेसेंटेरिक और बैक प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि एक एंगली होते हैं, होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व सेल्स होते हैं वो नहीं रहते, उनकी जनरेशन नहीं होती, और वो जो सेगमेंट होता है उसकी मोर्टेलिटी नहीं होती। जब मोर्टेलिटी नहीं होती स्टूल आगे नहीं जाता और जो है वो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, विच में लिस्ट होता है डिले पासेज ऑफ मेकोनियम। जो पहली आपके पखाना होता है बच्चे का वो अपना डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, और अगर जब हम रेक्टल एग्जाम करते हैं तो हम रेक्टल एग्जाम करके जैसे ही हाथ पीछे हटाते हैं तो एक्सपेल्सिव स्टूल आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। दैट्स इट, ये बस इसके अंदर जो है वो आपने इतना ही याद रखना है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस और एलर्जिक प्रोक्टोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन। नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस का रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्रीमेच्योरिटी। इसमें होता क्या है, बेसिकली इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन या नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी वजह से, यानी कि अगर बाउल को कोई डैमेज हुआ है या फिर उसका जो टिश्यू डैमेज वगैरह होना स्टार्ट हो जाए तो उसकी डेथ होना जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई होती है, तो उसके अंदर जब आपकी सप्लाई जो होता है वो कंप्रोमाइज़ होती है तो पेशेंट जो होता है वो क्या होता है, इसमें स्कीम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ फीडिंग इंटॉलरेंस, प्रीमेच्योरिटी, फार्मूला फीडिंग एंड डिस्टेंट स्कीम, यानी कि फीडिंग इंटॉलरेंस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, ब्लड स्टूल्स एंड टॉक्सिक बेबी। ये आप एमसीक्यू जब पढ़ेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इंटेरोकोलाइटिस के अंदर आपकी जो बेबी होता है उसके बाउल के अंदर जो है वो गैस जमा होना स्टार्ट हो जाती है, इसी की वजह से आगे मूवमेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए जो पेशेंट है उसको क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस। ट्रीटमेंट में आपने क्या है कि आपने जो पेशेंट है उसको क्या रखना होता है, नील पर ओरल रखना होता है, एनजी के जरिए आपने जो है वो चेंज खिलानी होता है, साथ साथ एंटीबायोटिक देनी होती है और सर्जरी करनी होती है परफोरेट या बस नहीं। एलर्जिक जो प्रोक्टोलाइटिस है उसका मतलब क्या होता है भी कि आपकी जो फूड या प्रोटीन है उसका रिएक्शन होना, फॉर एग्जांपल जैसे काउज मिल्क है। म्यूकोसल एलर्जी स्टूल इनवेल इन्फेंट इंप्रूव आफ्टर एलिमिनेटिंग ट्रिगर प्रोटीन्स, यानी कि अगर आप दूध दे रहे हैं गाय का, उसकी वजह से आपको हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन क्या है, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, बस ये है कि बच्चे को जो है वो ब्लड नज़र आ रहा होता है, और क्या कहते हैं उसके अंदर जो बेबी है वो आपको क्या कर रहा होता है, जो प्रोटीन है उसकी वजह से रिएक्शन जो है वो काज कर रहा होता है। तो उसके अंदर जो है हमने जो प्रोटीन है मतलब काउ मिल्स हैं वो आपने नहीं देने, या जो मदर की ब्रेस्ट फीडिंग है उससे जो है वो आपने देना होता है, ठीक है। या फिर आपने जो है वो दूसरी डाइट पे जो है वो करना होता है। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट विद स्टूल विद अपहोल्डिंग पेनफुल स्टूल्स पॉसिबल इनकोप्रेसिस डिलेट द मेकनिज्म ऑफ रिवन स्टूल्स एंड रेड फ्लैग। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक काजेज, मेजर ऑर्गेनिक काजेज नहीं होती, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्टूल है वो पेनफुल स्टूल होते हैं, कि स्टूल जो है ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ज़्यादा पेन हो जाता है, और या फिर जो है वो स्टूल जो है वो रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेनफुल हार्ड स्टूल्स होते हैं। इन कॉपरेसिस का मतलब ये होता है कि जो है ना इम्पैक्टेड जो स्टूल होता है उसकी जो सराउंडिंग होती है वो लूज स्टूल जो होता है वो लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना कि पखाना लेट करने से, ठीक है, और स्फेयर एब्डोमिनल एक्सटेंशन पुअर ग्रोथ होने की वजह से, या रिबन स्टूल यानी कि पतली जो सी है वो स्ट्रिप जैसे जो स्टूल आपको मिल रही है बहुत बहुत पतली, ठीक है ना, तो वो आपको जो है वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है। क्लियर हो गया। फिर आपका आ जाता है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी के अंदर आपने पहले याद रखना है कि देयर इज़ अ वेसिकोयूट्रल रिफ्लेक्स, क्रिप्टोकाइडिज्म, इंग्वाइनल हर्निया एंड हाइपोस्पैडियस। आई थिंक इसमें हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डेफिशिएंसी वाला भी टॉपिक था एक, अच्छा आ गया। अच्छा, इसके अंदर आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, वेसिको यूट्रल रिफ्लेक्स आपने कई बार पढ़ा है कि आपका जो है वो जो यूरिन है वो आपका जो है वो जो आपका यूरिन है वो आपका किससे बैकवर्ड हो, आपका जो ब्लेडर है उससे आपका बैकवर्ड जाए किडनी के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लेडर है और यहाँ से आपकी जो है वो यूरिथ्रा जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो यूरिटर आ रहा है, तो यहाँ से जब आपका बैक फ्लो जाएगा बार बार किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, या आपका जो सा यूरिटर है वो आपका सही तरीके से जो है वो क्या कहते हैं अपना डिफाइन नहीं कर रहा, तो उसमें आपको जो होता है वो आपको कंडीशन जो होता है वो देखने को मिल रही होती हैं।
बार बार पेशाब के पीछे जाने की वजह से सारी बात उसके अंदर जो सा बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको जो सा वो यूटीआई का जो रिस्क आता है वो आपका ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अनडिसेंडिंग टेस्टिस जो होता है हमें देखने को मिल होते हैं, विच इज़ क्रिप्टोकाइटिज्म। ठीक है, तो जो पेशेंट होता है वो आपको किस तरह से प्रेजेंट करता है, फिब्राइल यानी कि बुखार वगैरह हो सकता है। ठीक है, बुखार वगैरह की वजह से जो है उसे हम कहते हैं फिब्राइल यूटीआई। ठीक है, और बच्चे को जो है वो बार बार यूटीआई के साथ जो है वो फीवर हो रहा हो। एंड प्रीनेटल जो तो ये होता है कि आपको प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हमें देखने को मिल रही होती है कि जो आपकी किडनी होते हैं वो बार बार आपका पेशाब जब आपका पीछे जाता है तो आपके जो किडनीज होते हैं वो आपके क्या जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, और हमने जो है वो डायग्नोज जो होता है वो हमने करना होता है वाइडोसिस्टिव यूरिथ्रोग्राम। उसके अंदर जो ब्लेडर होता है वो फिल को देखना होता है कि उसके अंदर यूरिन जो है वो अपनी यूरिट की तरफ तो नहीं जा रहा, यानी कि पॉइंट्स देने होते हैं। अगर जा रहा हो रहा था तो आपने, अगर आपसे पूछे कि बेस्ट टेस्ट फॉर वेसिको यूरिटरी रिफ्लेक्स, तो आपने बताना होता है VCUG, विच इज़ वाइडिंग सिस्टोग्राम, वाइडिंग सिस्टोग्राम। ठीक है, तो इन रिकरेंट फेब्राइल यूटीआई, पेरिनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस, बैकफ्लो ऑफ यूरिन, डायग्नोसिस मेड बाय VCUG। क्रेप्टोकाइटिज्म का क्या मतलब होता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग टेस्टिस होते हैं, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं वो जो स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। तो नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर अगर आपके जो टेस्टिस हैं वो आपके एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन से नीचे आए ही ना, अगर डिसेंड ना करें तो क्रिप्टोकाइटिज्म जो वो होता है। तो इसके अंदर क्योंकि आपके जो स्क्रोटम होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेस्टिस के लिए आइडियल होता है। तो अगर टेस्टिस ऊपर रह जाए तो उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती, इनफर्टिलिटी या मेलिग्नेंसी के जो है रिस्क हो जाते हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए हमने ऑर्कोपेक्सी जो है वो करते हैं, जिससे आपके जो सर्जरी के अंदर जो टेस्टिस है उसको स्क्रोटम के अंदर लेके आ रहे होते हैं। फिर आ जाता है आपका इनडायरेक्ट हर्निया, इंडायरेक्ट वाला हर्निया। मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जीआईटी के अंदर इतना कमाल का बताया था कि याद रखना है, ये इतना कन्फ्यूजिंग होता है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट उन बुजुर्गों में होता है, बड़ों के अंदर होता है, बस आपने इतना याद रखना है जो आपकी एक्सरसाइज है, जिनकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीक हो जाए। इनडायरेक्ट होता है जो आपका पाथवे जो है वो कनेक्ट ना करें। ठीक है ना, डायरेक्ट होता है कि आपकी डायरेक्ट बाहर निकला। मैंने आपको वो हमेशा एग्जाम की जो है एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपने एग्जाम पास किया और अगर आपने पैसे दे के किया तो ये क्या हुआ, आपका आपने डायरेक्टली जो है वो पास कर लिया। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपने पहले MD कैट दिया था, फिर आपने FSC की, फिर आपने जो है वो FSC के बाद जो है वो आपने MBBS किया, MBBS के बाद जो है वो आपने जाके एग्जाम दिया। सो दिस इज द इंटरेक्ट पाथवे कि आपके जो पूरी मसल्स लेयर हैं वो इन्वॉल्व हो, जो है वो जो कि आपके चाइल्ड के अंदर जो हम देख रहे हैं, यानी कि जब आपके एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, उसके अंदर से जो है वो निकले तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, कि इंग्वाइनल हर्निया जो है उसके रास्ते से निकले। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इंग्वाइनल हर्निया के रास्ते से ना निकले, लेकिन वो आपके डायरेक्टली जो होता है वो पूरा प्रोसेस पाथवे फॉलो ना करे, लेकिन वो जो है वो आपके मसल्स वॉल से जो है वो निकल जाए और जो है आपको सामने अपेयर भी हो रहा हो। ठीक है, और अगर आप जब उनके ऊपर फिंगर रखें तो आपको फील हो। तो इसके अंदर जो है वो चिल्ड्रंस के अंदर होता है कैरी इन्फेस्टेशन, डो नॉट कंसर्न विद चाइल्ड विद हाइपोस्पैडीज, बिकॉज हाइपोस्पैडीज का एक अलग से प्रेजेंटेशन है, बस इसके अंदर आपने ये याद रखना है इंग्वाइनल का कि आपने ग्राउंड के अंदर स्वेलिंग होती है, स्क्रोटम तक जो है वो नहीं जाता, लेकिन समटाइम जो होता है वो आपका स्क्रोटम तक जाता है, और जो डायरेक्ट होता है वो नहीं जाता। रोन, कफिंग, स्ट्रेनिंग उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा ऑब्वियस होता है जब आप खांसी वगैरह कर रहे होते हैं, और ग्रैंड की जो है वो आपको स्वेलिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। ठीक हो गया, तो पॉइंट सिर्फ आपने ये रहने का चाइल्डहुड जो होता है वो इंग्वाइनल हर्निया को जो है वो इसमें जो होता है वो इंसिरेशन जो होता है उसके चांसेस जो होता है वो ज़्यादा होते हैं। फिर आपका आ जाता है हाइपोस्पैडीज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो नॉर्मल में आपकी जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो पीनस के क्या होती है, टिप के साइड होती है। हाइपोस्पैडीज के अंदर जो ओपनिंग होती है वो वेंट्रल साइड पे होती है, यानी कि जो पीनस है उसकी नीचे वाली साइड के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी पीनस की यहाँ से आपकी है ना एंट्री, तो यहाँ से आपकी यहाँ पे नीचे वाली साइड के ऊपर होगी। ठीक है, मतलब यूरिन का जो होल होगा वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं होता। ठीक है, तो यूरिथ्रल जो मेटस है वो टिप पर नहीं होता, यानी कि कहाँ होता है, आपको वेंट्रल साइड के ऊपर होता है बिकॉज ऑफ फोर स्किन फीचर्स। तो वो सर्जिकल रिपेयर वगैरह करते हैं वो आपको बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाता है। फिर आपका जाता है इम्यूनोलॉजी एंड र्यूमेटोलॉजी। इम्यूनोलॉजी और र्यूमेटोलॉजी के अंदर में क्या पढ़ना है, वट इज़ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी पैटर्न्स। आपके जितने भी इम्यूनोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं या इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होती हैं वो आपको डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, नहीं कि आपका इम्यून सिस्टम या कम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसके अंदर वो कहता है कि अब सारी बातें आपने सेल्स पढ़ने होते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला जो सा एंटीजन आया तो हमारा पहला जो सा तो वो किस तरीके से जो सा वो आपका अफेक्ट करता है। तो पढ़ना क्या है कि किस टाइप का जो सा इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, और किस एज के अंदर हो रहा है, क्या कौन से जो सा इम्यून है वो आपका कंप्रोमाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहले आपने याद रखना है कि बॉडी के अंदर जो है वो आपके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं डिफेंसिव सिस्टम के। एक होता है आपका बीटा सेल्स, एक होता है आपका टी सेल्स, एक आपका होता है फेगोसाइट्स, और एक आपका होता है कम्प्लीमेंट। बीटा सेल्स होते हैं ये आपके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बना रहे होते हैं, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आपके प्रोटीन्स होते हैं जो आपके जर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये इनका काम होता है।
आगे इनकी जो है वो डिफेक्ट हमने जो है वो पढ़ते हैं अगर बीटा सेल्स का डिफेक्ट हो जाए। टी सेल्स जो से होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि ये आपके वायरल फंगर या आपके जो इंटरसेलुलर इन्फेक्शन होते हैं उनको जो है हैंडल कर रहे होते हैं, यानी कि जो भी जर्म्स होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं, उस बीटा सेल से पहले जो है वो टी सेल जो है उनको मार देते हैं। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब है, एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करके खा लेना, मतलब मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स बन जाना। कम्प्लीमेंट का सिस्टम क्या होता है, यानी कि अब ये कम्प्लीमेंट सिस्टम आपकी जो सी ब्लड है उसके जो प्रोटीन्स है उनके सिस्टम में होता है, यानी कि इम्यून रिस्पांस को सपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि अगर बैक्टीरिया आना है ब्लड के अंदर तो जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर उसको क्या कर रहा होता है, आइडेंटिफाई करके जो है वो आपको ख़त्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बीटा सेल डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर एंटीबॉडीज़ आपके कम हो जाए तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो रिकरेंट आपको एयरवे इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, जो मोस्ट कॉमनली होता है आपका साइनस इन्फेक्शन देखने को मिल, जहाँ से आप सांस ले रहे हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मसले देखने को मिल सकते हैं। उसकी वजह से आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से आपको सांस के मसले देखने को मिल सकते हैं या नाक के मसले देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बात ये होती है कि अगर बीटा सेल्स आपके डिफेक्ट हो जाए तो आपके अक्सर जो IgG जो सा रिस्पॉन्ड होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब IgG ख़त्म हो जाते हैं तो उसके अंदर फ्यू मंथ्स के अंदर जो बेबी होता है वो आपका जो सा वो आपको मसला जो सा वो आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो बीटा सेल डिफेक्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके बैक्टीरिया को जो है एंटीबॉडीज़ को बनाने में। टी सेल्स के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो ख़राब हो जाती है, यानी कि आपको वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इंटरसेलुलर इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, और अर्ली लाइफ के अंदर आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। तो वायरल फंगल और इंटरसेलुलर इन्फेक्शन जो है वो अर्ली लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि जो टी सेल्स होते हैं वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपका फर्स्ट इम्यूनिटी का, कि आपने जो है वो जैसे ही आया तो टी सेल्स ने जो होता है उसे मारना होता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर डेब्रिस वगैरह बनी है, यानी कि अगर वो चीज़ें बनी है, अगर कोई चीज़ मरी है, अगर टी सेल्स ने किसी चीज़ को मारा है तो मैक्रोफेजेस आके उन चीज़ों को खा लेंगे। लेकिन अगर ये हो कि अगर बॉडी के जो जर्म सेल्स है वो इंजेस्ट ना करें या किल प्रॉपर्ली के तरीके ना करें तो उसकी वजह से वहाँ पे एब्सेस बनना स्टार्ट हो जाती है, और एब्सेस बनने की वजह से इन्फेक्शन और इन्फेक्शन की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके उस चीज़ को डैमेज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसलिए कास्ट स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस इन कैटालिस पॉजिटिव इन्फेक्शन, कैटालिस पॉजिटिव इन्फेक्शन जो होता है वो रिपीटेड एब्सेस जो होता है वो उससे मतलब वो कर रहा होता है। ठीक है ना, तो लिखा होता है। तो इसलिए अगर कहीं पे आ जाए तो कैटालिस पॉजिटिव इन्फेक्शन या फिर आपका सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस, तो आपने सोचना है कि इट कुड बी द एब्सेस या फैगोसाइटोसिस इफेक्ट। कम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर जो होता है वो आपका अफेक्ट करता है रिकरेंट नज़ेरिया इन्फेक्शंस को, यानी कि अगर इन्फेक्शन, अगर क्वेश्चन के अंदर रिपीटली अगर आपसे पूछा जाए कि मेनिंजोकोकल हुआ है, ये नज़ीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, तो कम्प्लीमेंट की जो होता है वो डेफिशिएंसी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आपने याद रखना कि रिपीटेड अगर नज़ीरिया का इन्फेक्शन हो तो कम्प्लीमेंट्री डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए जो आपके जैसे कुछ आपके इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बार्टन ए गैमाग्लोबिनीमिया, बर्टन है, क्लासिक सिंड्रोम बर्टन ए गैमाग्लोबिनीमिया, जिसमें आपके जो बीटा सेल्स हैं उसकी प्रॉब्लम नज़र आती है। रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, IgG इसके अंदर कम हो जाता है। CVD यानी कि आपका जो रिकरेंट है आपके साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन वो देखने को मिल जाता है। एंटीबॉडीज जो है उसकी प्रॉब्लम आता है। IgA डेफिशिएंसी के अंदर आपको म्यूकोजल इन्फेक्शन होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, और रिकरेंट रिस्पिरेटरी और GIT काज देखने को मिल सकती है। यानी कि आपके IG जितनी भी चीज़ें हैं ना आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वो देखने को मिलती है। हाइपर GM के अंदर जो है वो क्लास स्विचिंग इशूज़ होते हैं, और क्या कहते हैं डिजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर आपका टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो थाइमस है, थाइमिक शैडो वो आपका नहीं होता। और सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है वो आपका BOT दोनों का मेजर प्रॉब्लम होता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, और सीरियस जो है वो कंडीशन देखने को मिल रही होती है। दैट्स इट। द इम्पॉर्टेंट इज जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। जुवेनाइल आर्थोपेडिक जो उनसी आर्थराइटिस है, इसके अंदर जो जॉइंट की पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है और प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने देखना होता है। यानी कि बच्चों के अंदर अगर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, यानी कि GI है, यानी कि क्रोनिकली उनको पेन रहता है और 6 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, तो हर जॉइंट को जो है वो हमने जो सा होता है उनको जो है डिटेक्ट करना होता है। अब एक मिनट, हाँ जी, नहीं, तो इसके अंदर क्या होता है कि हर जॉइंट पेन जो सा होता है वो आर्थराइटिस जो सा वो नहीं होता है। यानी कि अगर बड़े बड़े अरसे से जो सा होता है वो, अगर आपका पेशेंट प्रेजेंट हो, उससे स्वेलिंग हो, नॉर्मल स्टिफनेस हो, और अगर एक्टिविटी से थोड़ा बेहतर हो तो वो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ वगैरह भी हो सकती है। तो जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस की क्या हो सकती है पेशेंट में। ओलिगो आर्थराइटिस कॉमन इन यंग गर्ल्स एंड कैन बी एसोसिएटेड विद यूवेइटिस। अब इसके अंदर सारे जो से डिजीज़ हैं उनको जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है इनके सब टाइप्स को। तो इसकी है वो ये होती है कि जो पेशेंट है उसके अंदर जो है वो स्वेलिंग जॉइंट्स होते हैं, यानी कि सूज है, पेन होता है, और इसके अलावा मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी देखने को मिल रही होती है, ऑस्टियो क्या कहते हैं अपना ओलिगो आर्थराइटिस के अंदर भी देखने को मिल रही होती है, SLE के अंदर भी देखने को मिल रही होती है, और अदर कंडीशंस के अंदर भी देखने को मिल रही होती है। लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि आगे की हिस्ट्री क्या है, कि आपको इम्यून सिस्टम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कम्प्लीमेंट्री सिस्टम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो आपने देखना होता है। ठीक है, तो जुवेनाइल आर्थराइटिस इसके अंदर आपकी जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो देखने को मिल रही होती है, या फिर जो मूवमेंट है
उसकी जो है वो रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल रही हो। पहले उसके सब टाइप्स में ओलिगोआर्थराइटिस आ जाता है। ओलिगोआर्थराइटिस यंग फीमेल्स में होता है, यंग गर्ल्स के अंदर होता है, और इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, और साथ साथ जो होता है वो आपको आई के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही होती है। ठीक है, तो जे के अंदर जो है जॉइंट प्रॉब्लम के साथ रेगुलर आई स्क्रीनिंग आपने इंपॉर्टेंट होती है। फिर आ जाता है पोलीआर्थराइटिस, जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। इसके अंदर पोली है यानी कि ज़्यादा है, तो यानी कि 5 to more than 5 जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और जो सिमेट्रिक एंड इन्वॉल्व मोर देन 5 यानी कि एक दूसरे की जो मिलती जुलती जॉइंट्स होती हैं वो अफेक्ट हो रही होती हैं। फिर आ जाता है सिस्टेमिक जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। इसके अंदर ये थोड़ा इससे सेपरेट होता है, क्योंकि जो सिर्फ जॉइंट्स नहीं होते बल्कि इसके अंदर सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी पिक्चर्स हमें देखने को मिल रही होती है, और इसके अंदर कोटेडाइन फीवर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। और कोटेडाइन फीवर का मतलब होता है कि रोज़ाना आपको जो है ना वो फीवर की जो है वो स्पाइक्स जो देखने को मिल रही हो, रैश देखने को मिलता हो, यानी कि जो वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इज सैल्मन कलर्ड रैश। परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एमसीक्यूज़ के अंदर वहाँ पे दिख जाएंगी। सैल्मन कलर राइस देखने को मिल रहा है, यानी कि चाइल्ड विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड शोज फीवर स्पाइक्स डेली, रैश, सैल्मन कलर्ड रैश एंड इन लार्ज नोड्स एंड ऑर्गन्स प्लस जॉइंट टिश्यूज़। मतलब सिस्टमिकली अगर प्रॉब्लम है तो आपके ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक हो गया। सो ट्रीटमेंट स्टार्ट विद एनएसएड थेरेपी। आई स्क्रीन इज इंपॉर्टेंट ऑलिगो आर्टिकल डिजीज। ऑलिगो आर्टिकुलर जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस के अंदर जो होता है वो अगर बच्चा थोड़े अफेक्टेड हो, साथ साथ आपके गर्ल्स भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और उसमें आपने ट्रीटमेंट में आप एनएसएड्स वगैरह जो वो देने होते हैं, थेरेपी देनी होती है, फिजिकल सपोर्ट देना होता है, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स वगैरह देने होते हैं। क्लियर? फिर आपकी आ जाती है इन्फेक्शन डिजीज़, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकोलिटिस एंड क्रॉप। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्रॉप होती है, और ये आपका मैक्सिमम जो होता है वो क्वेश्चन आता है ईएनटी के अंदर। ओटाइटिस मीडिया का तो लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है वो लाजमी आता है। अक्यूट ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या होता है कि आपके जो मिडल होते हैं ना, एयर होता है, मिडल एयर, उसका जो है वो इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कान के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके पीछे से पीछे जो है वो आपकी इन्फेक्शन जो आपको नज़र आ रहा हो ओटाइटिस मीडिया के अंदर। एक्सटर्ना नहीं, ओटाइटिस मीडिया एक्सटर्ना होता है बाहर, पीना का, पीना के ऊपर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इसके अंदर आपको पेन के अंदर होता है। तो अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर आपको बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि आपकी एयर पेन हो, इरिटेबिलिटी हो, फीवर हो, और यानी कि क्या कहते हैं अपना जो आपको इन्फेक्शन जो बल्जिंग जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर नज़र आ रही हो, तो उसके अंदर हमें देख सकते हैं, और वो रेड हो एक्चुअल में। फिर डिक्रीज मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप ऑटोस्कोप से जैसा एयर देखो तो मेम्ब्रेन जो है वो ठीक से मूव नहीं होती। ठीक है, तो हाई डोज अमोक्सिसिलिन हमने वगैरह देनी होती है, यानी कि रेड एयर ड्रम हमें नजर आए विद बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, यानी कि आपकी रेड प्लस बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शोज दी अक्वायर्ड ओटाइटिस मीडिया। ब्रोंको ट्रीटमेंट में आपने वही चीज़ें देनी होती है। फिर आ जाता है ब्रोंकोलाइटिस। ब्रोंकोलाइटिस जो होता है वो आपका क्या कहते हैं अपना लोअर एयरवेज जो होता है तो उसकी डिजीज़ होती है इन्फेंट्स के अंदर, और जो बच्चा होता है वो खांसी करता है, बार बार स्नीजिंग, टैकिपनिया, फीडिंग डिफ़िकल्टी हो, और मोस्टली जो होता है उसके अंदर जो आरएसवी होता है वो बच्चों के अंदर हो रहा होता है विद वीजिंग। अब इसका जो पूरा निमोनिक है वो आपने जो होता है वो देखना होता है, विच इज़ इन्फेंट प्लस वायरल एंड वीज इज इक्वल टू ब्रोंकियोलाइटिस। ट्रीटमेंट के अंदर हमने हाइड्रेशन, सक्शनिंग, मॉनिटरिंग वगैरह सिर्फ करनी होती है और कुछ भी नहीं होता। क्रूप इंपॉर्टेंट है। क्रूप क्या होता है कि आपका अपर वे है, अपर जो एयर वे है यानी कि सबग्लोटिक वॉल्व है, सबग्लोटिस है, उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपके जो वॉइस बॉक्स होते हैं उनके जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं, तो वो आपको क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब उसकी वजह से आपको क्या कहते हैं अपना जो आपको खांसी आती है। खांसी कैसे आती है? बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी, आपको जो है वो इतनी गंदी आवाज़ें नज़र आती हैं जैसे कुत्ता भौंक रहा होता है, और आपको जो है वो बार बार स्टार्टेड जैसे यानी कि सांस लेते वक्त हार्श आवाज़ें नजर आए, तो बार्किंग कफ विद इंस्पायरेटरी क्या कहते हैं स्टार्टेड। इससे अच्छा निमोनिक नहीं हो सकता क्रॉप का, तो आपने ये देना होता है। बाकी इसके अंदर आपने स्टेरॉइड्स और एनाबोलाइज वगैरह करवाना होता है ताकि आपको जो है वो वैजो जो आपकी वेसल्स हैं आपकी जो वो हैं वॉल्स हैं वो आपकी क्या हो वैजो डायलेट हो। Moderate to severe crop represent to steroid embolize bronchiolitis में cause apnea in the young infants। बस इसके अंदर आपने जो है वो ये चीज़ें याद रखनी है कि ओटाइटिस मीडिया के अंदर मिडल एयर, बल्जिंग एयर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ब्रोंकोलाइटिस के अंदर लोअर एयरवेज इन्फेंट आरएसवी एंड वीज, एंड क्रूप के अंदर अपर एयरवेज और बार्किंग का फॉर स्टेरॉइड, ये कंडीशन। अच्छा, फिर आपका आ जाता है वायरल क्या कहते हैं अपना एक्जेंथेमिस, पिन वॉन यूनाइटेड फीवर एंड फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। अच्छा, इसके अंदर एक और भी कंडीशंस थी। हाँ, ये मैं को यार एपिग्लोटिस कहाँ पे गया?
अच्छा, एपिग्लॉटिस जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जो है वो एपिग्लॉटिस उसकी स्फीयर इन्फ्लेमेशन जो होना स्टार्ट हो जाती है। बेचे जो होता है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ड्रोलिंग जो होता है वो नज़र आती है, मतलब बाहर की तरफ जो है वो निकाल देना। ट्राइपॉड पोजीशन जो है उसमें बैठा होता है। मुफल्स वॉइस सिक्योर द एयरवेज फर्स्ट। एपिग्लॉटाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयरवेज की, तो वो एयरवेज को जो है वो ब्लॉक कर देता है। तो उसकी वजह से जो बेशक जो चाइल्ड होता है वो आपको टॉक्सिक, ड्रोलिंग, सिटिंग फॉरवर्ड, एंशियस नज़र आ रहा होता है। उसके अंदर आपने ये ड्रोलिंग का जो याद लफ्ज़ है और ट्राइपॉड का लफ्ज़ है, ये आपने कभी नहीं बोलना, विच इज़ अ क्लासिक। ट्राइपॉड में अगर जब बच्चा आगे जब झुक के बैठता है तो उससे एयरवेज उससे जो है ज़्यादा अच्छे से जो है वो सांस आ रही होती है। ठीक है। फिर आपका आ जाता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एलपी जो सा ये आपको भी पता है कि आपने जो सा था वो मेनिंजेस की इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के अंदर आपने रूल आउट करना था, इधर इट इज़ वायरल, बैक्टीरियल और ट्यूबरक्लोसिस। तो उसके अंदर हमने एलपी वगैरह लाजमी करवानी होती है। ठीक है। और फिर आ जाता है आपका न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, यानी कि आपका ऑकुलर इन्फेक्शन न्यूनेट्स के अंदर। तो न्यू बॉर्न की आई डिस्चार्ज हो रही हो, रेडनेस हो रही हो, तो उसके अंदर जो सा वो कॉमनली गोनोरिया, मैक्लेमीडिया, सिस्टो क्या कहते हैं, हाइपर herpes zoster वायरस जो सा वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई करना होता है विद द डिस्चार्ज एंड रेडनेस। ठीक है। फिर आ जाता है आपका गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया, जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको पस होती है और इमरजेंसी होती है। कंजक्टिवाइटिस के अंदर जो होता है वो आपको अगर क्लेमीडिया है तो इसके अंदर आपको जो पेशेंट है वो थोड़ा लेट होता है, लेकिन उसके अंदर म्यूको वाटरी डिस्चार्ज होता है क्लेमीडिया के अंदर। याद रखें, क्लेमीडिया है तो वाटरी डिस्चार्ज होगा। ठीक है ना। और अगर आपको मतलब गोनोरिया है तो इसके अंदर आपको यानी कि पोलैंड से डिस्चार्ज आपको नज़र आ रहा होगा। और हाइपर जोस्टर है तो उसके अंदर आपको वेसिकल्स की जो है वो हिस्ट्री मिलेगी या मैटरनल एचएसवी की हिस्ट्री मिलेगी। प्रोट्यूसिस का मतलब क्या होता है कि इसके जैसे बार्किंग कफ आपने अभी क्रोक के अंदर याद किया है, तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि इसके अंदर आपको वूपिंग कफ नज़र आना स्टार्ट, वूपिंग कफ जो होता है वो मिलती है, यानी कि वूपिंग कफ इन्फेक्शन होता है। तो इसके अंदर जो कैटरल या प्रॉक्सिमल या कन्वर्जन जो है वो स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। कैटरल स्टेज क्या होती है, यानी कि शुरू के अंदर कॉमन कॉल्ड जैसे रनी नोज, माइल्ड कफ, वो आपको देखने को मिलती है। फिर आ जाती है प्रॉक्सिमल, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि सीवियर कोफिंग, कफिंग मतलब कि बार बार खांसी करना, इंटेंसिव कोल्ड जो सा होता है, या वो जिसे हम कहते हैं वो अब देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद कन्वर्जेंट फेसिस क्या होता है, जिसके अंदर जो कॉन्टैक्ट होता है वो आपको चाहिए होता है प्रोफिलैक्सिस के अंदर, तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसके अंदर। ठीक है ना। सो मे लैक वूप एंड प्रेजेंट विद द इफिया एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद प्रोड्यूसर रिक्वायर्ड प्रोफिलैक्सिस। अच्छा जी। फिर आपका जाता है वायरल एग्जेंथिम्स, पिनवॉर्म, न्यूनेटल फीवर एंड फीवर ऑफ अननोन फीवर। अब इन सारी चीज़ों के अंदर आपने सिर्फ याद रखना है कि वायरल एक्जेंथिमस इज़ अ फिफ्थ डिजीज़, यानी कि उसकी क्लासिकल क्लूज क्या है, विच इज़ अ स्लैब्ड चीक रैश, ये आपने याद रखना है, फ्रॉम द पारोवायरस बीटा B19। ठीक है। तो रेड चीज़ इज इक्वल टू फिफ्थ डिजीज़। ठीक है। और इसको हम कहते हैं वायरल एक्जेंथिमस। सेकंड आ जाता है आपका मीजल्स। मीजल्स में आपको क्या होता है, कफ, कुरेजिया एंड कंजक्टिवाइटिस एंड कॉप्लिक स्पॉट्स, ये इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे फिफ्थ डिजीज़ है तो उसका स्लैब चीक रैप, कॉप्लिक स्पॉट्स हैं तो मीजल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जाम में भी आया हुआ था। कॉप्लिक स्पॉट्स। रूबिला है तो उसके अंदर आपको पोस्ट आरिकुलर एडिनोपैथी, यानी कि कान के पीछे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर आपको जो है वो फील हो रहे होते हैं, आपको बाहर निकले हुए। ठीक है। तो पोस्ट आरिकुलर एडिनोपैथी में निकल मिल रहा होता है। और रोजीला जो होता है उसके अंदर आपको हाई फीवर होता है और उसके बाद आपको रैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले फीवर होता है, फिर रैश हो जाते हैं आफ्टर डेफरमेंस, यानी कि आपको जो बुखार टूटता है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आता है वर्सीला, और वर्सीला के अंदर जो होता है वो आपको पेप्यूल लीजन्स देखने को मिल रहे होते हैं। और लीजन इन डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि पेपूल, वेजिकल, क्रस्ट वगैरह देखने को मिल रहे होते हैं। और स्टेजेस के अंदर पिन वॉर्म क्या होता है, आपका जो वॉर्म इन्फेक्शन होता है जो आपकी प्री एनल ईचिंग का काज करता है रात के टाइम। और न्यूनेटल जो फीवर है, अगर नीचे डिफाइंड है तो अच्छा, पिन वॉर्म नोक्टर्नल पेनिंग जो है, फिब्राइल न्यूनेट्स। फिब्राइल न्यूनेट्स का क्या मतलब होता है कि हल्का हल्का जो होता है वो नॉर्मल सिस्टम जो होता है वो इमेच्योर होता है, इसलिए जो होता है वो फीवर होता है वो सीरियस जो होता है वो नहीं होता। तो इसलिए फिब्राइल में आपको जो है वो अपने वर्कअप कल्चर वगैरह करवाने होते हैं। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन जो होता है वो, इसका मतलब क्या होता है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको परसिस्टेंट फीवर हो रहा है ना तो उसकी ऑब्वियस काज नहीं। अच्छा, एक पेशेंट हमारे पास आया था और उसको ना अननोन ओरिजिन हमने लिखा हुआ था कि इसको अननोन रीजन है, और यकीन, और हमारे एचओडी जब साहब जब राउंड पे आते तो उन्होंने कहा इसको पेरिकार्डाइटिस है। आई थिंक पेरिकार्डाइटिस था या क्यूट एंडोकार्डाइटिस, पता नहीं कुछ ऐसे बताया था उन्होंने, कि जिसके अंदर ना आपको फीवर की जो है वो हिस्ट्री मिलती है। खैर, रोमेटिक फीवर नहीं था बाहर। ठीक है। तो एंडोकार्डाइटिस या इसमें एक का था। और इसकी मुझे फाइंडिंग्स में भूल गई हैं। चले, मैं ग्रुप में जो है वो बता दूंगा। खैर, इसके अंदर आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी एमसीक्यू जो है इसके अंदर जो है डिस्कस हो गए होंगे।
फिर आ जाता है आपका न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंदर जो होता है वो आपका आ जाता है सेरेब्रल पाल्सी और फिब्राइल सीजर। सेरेब्रल पाल्सी का क्या मतलब होता है कि आपकी न्यूरोलॉजिकल जो है वो मोटर डिसऑर्डर हो जिसके अंदर जो ब्रेन की इंजरी है वो हो जाए, जिसकी वजह से आपको ब्रेन जो है वो जो डिजीज़ है मतलब ब्रेन इंजरी हो, और उसके बाद आगे जाके जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेसिव जो ब्रेन को डिस्ट्रॉय करे। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं वो बच्चों के अंदर जो है मोटर इश्यूज आ जाते हैं, मतलब ऑब्वियस हो सकते हैं। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हो सकती हैं कि वो जब बैठ रहा है तो लेट बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है तो लेट खड़ा हो रहा है, वॉक कर रहा है तो बहुत लेट कर रहा है, abnormal posture और स्टिफनिंग वगैरह हो रही होती है। तो सेरेब्रल पाल्सी से क्या मुराद है, इंक्लूड स्पास्टिक, डिस्काइनेटिक एंड एटैक्सिक, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या कहते हैं अपना स्पास्टिक, डिस्काइनेटिक, एटैक्सिक मतलब देखने को मिल होती है, यानी कि आपके जो पैटर्न्स होते हैं रिलेटेड टू उठना बैठना चलना फिरना मतलब स्टिफनेस से रिलेटेड हो रहे होते हैं। डिलेड मोटर डेवलपमेंट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग क्लूज ऑफ क्या कहते हैं अपना सेरेब्रल पाल्सी। फिब्राइल सीजर आता है सिंपल इट ब्रीफ जनरलाइज एडवांस सिम्टम। फिब्राइल सीजर में क्या होता है, जो फीवर होता है उसके साथ साथ जो होता है वो आपको झटके वगैरह भी लग रहे होते हैं बच्चों के अंदर, कोई इवन तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता, तो फीवर प्लस सीजर्स, ठीक है, मेनिंजाइटिस जो सा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रीफ जनरलाइज होते हैं और ऑफन इन 24 घंटों के अंदर एक दफ़ा होता है, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो था वो एलपी वगैरह कर रहे हैं। सिंपल फीवर डज नॉट कॉज ब्रेन डैमेज, एलपी इज नॉट रूटीन अनलेस सीएनएस इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड और एज, यानी कि अगर फीवर की मुसलसल हिस्ट्री आ रही है, झटके वगैरह भी लग रहे हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड हो, फोकल हो, या फिर आपके 24 आवर के अंदर जो है वो आपको ठीक ना हो रहा हो, तो उसके अंदर फिर हम जो है एलपी वगैरह करवा लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका इन्फेंटाइल हाइपोटोनिया। इन्फेंटाइल हाइपोटोनिया से क्या मुराद है, आपके जो मसल्स टोन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि बच्चा जो है वो फ्लॉपी की तरह हो, मतलब काम ही ना कर रहा वैसे झुका हुआ, ना कोई काम ना कुछ। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, किसकी वजह से हो सकता है ऑफन, तो हाइपोटोनिया कॉज बाय बोचुलिज्म, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और मायोटोनिक, यानी कि डैमेज की वजह से आपका जो बच्चा है वो उसके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको इशूज़ देखने को मिल सकता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखने को इशूज़ देखने को मिल सकते हैं, मसल्स की डिजीज़ देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। क्यों, आपके मसल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मसल डिस्ट्रॉय अगर हो जाए या स्पाइनल मसल डिस्ट्रॉय हो जाए या बोचुलिज्म इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर इन चिल्ड्रन इंक्लूड पाइलोसाइटिक एस्ट्रोमायोटोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, एपेंडियोमा, सुप्रा रेसल ट्यूमर एंड क्रेनियोफेंजियोमा। याद रखें कि आपके जो उस चाइल्ड फोसाज होते हैं, अगर उनके अंदर ट्यूमर हो जाए, यानी कि ब्रेन का अगर ट्यूमर है, तो उसके अंदर आपको पॉलीसिस्टिक एस्ट्रोट्यूमा, मेडुलोब्लास्टोमा या एपेंडियोमा जैसे फीचर्स देखने को मिल रहे होते हैं। और सुप्रा सेलर के अंदर आपके क्रेनियोफेरेंजियोमा होता है, यानी कि बच्चा अगर आपके पास हेडेक के साथ है विद वॉमिटिंग और गेट इश्यूज है विद पोस्टीरियर फोसा साइंस, यानी कि इनके अंदर कोई ना कोई साइंस हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ का कॉज ऑफ पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ओपन स्पाइनल डिसार्फिज्म। उसमें क्या होता है कि आपकी जो न्यूरल ट्यूब्स है वो डिफेक्ट हो जाती है, और जो स्पाइनल है वो डिफेक्ट हो जाता है, और जो ओपन स्पाइनल डिसार्फिज्म जो है वो एसोसिएट कर रहा होता है विद इंक्रीज ऑफ अल्फा बीटा प्रोटीन रिक्वायर अर्ली सर्जिकल मैनेजमेंट। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स आर इमोशनली, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ चेरी, अगर आपने ये पढ़ना है ना चेरी मालफॉर्मेशन, मैंने न्यूरोलॉजी की जो सी वो है ना, अगर डिटेल पढ़ना है तो अगर आपने, वैसे तो ये होता है कि चेरी जो है तो वो माइलोमेनिंजिस के साथ जो है वो ज़्यादा वो कर रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है, तो उसको चेरी मालफॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंदर बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपने ये डिटेल के अंदर पढ़ना है ना, तो फिर आपको जो है वो आपने न्यूरोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसके अंदर पढ़ लेना है, चेरी 1-2 मालफॉर्मेशंस। सो इन्वॉल्व हाइंड ब्रेन हर्निएशन टाइप 2 इज एसोसिएटेड विद माइलोमेनिंजिस। बाकी इसके जो से पॉइंट्स वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके रेड सिंड्रोम एंड फीमेल हेड साइज वेरिएंट्स। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रेट इज अ डिकलरेशन ऑफ हेड ग्रोथ विद लॉस ऑफ लैंग्वेज, पोस्टफुल हैंड यूज, हैंड मूवमेंट, एसोसिएटेड फीचर इज सीजर्स, स्कोलियोसिस, स्लीप एंड ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। और हेड साइज वेरिएंट को इतना वो नहीं है, खैर तो जो पेशेंट है बेसिकली एक्सीडेंट डिसऑर्डर होता है पेशेंट बच्चों के अंदर, तो न्यूरोलॉजिकल न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, तो ज़्यादातर जो होता है गर्ल्स के अंदर होता है मोस्टली, ठीक है। और शुरू शुरू में तो नॉर्मल होता है, लेकिन फिर बाद में डेवलपमेंट जो है डिले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले पहले नॉर्मल है, फिर उसके बाद लॉस ऑफ लैंग्वेज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद पोज हैंड वगैरह के पोजेस वगैरह लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, हैंड मूवमेंट्स खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, हेड की ग्रोथ खराब हो जाती है। तो इस तरीके से तो गर्ल विद नॉर्मल अर्ली डेवलपमेंट एंड देन रिग्रेशन या हैंड राइटिंग वगैरह, तो उसे कहते हैं हम रेट सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा सीजर सिकोलियोसिस के साथ सबसे ज़्यादा जो इसकी होती है वो आपकी हैंड की यूज़ होती है, राइटिंग की जो होता है वो लड़की अगर आपके पास आती है तो पहले वो बिल्कुल ठीक है, और अब लिखने के अंदर भी मसला आ रहा है, चलने फिरने में मसला आ रहा है, सीजर्स वगैरह भी हो रहे हैं, या उसको स्लीप प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो फिर हम कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने जो होता है वो फेमस ये जो जीन है ये हमने चेक करना था, विच इज़ ABCP2। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पेशेंट इज़ गोइंग फॉर रेट सिंड्रोम। बाकी इसकी जो है वो स्पीच, ऑर्थो, बिहेवियर स्पोर्ट्स वगैरह की थेरेपी वगैरह हो रही होती है। फिर आपका नीचे आ जाता है जनाब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है,
डायमंड ब्लैक फेन एनीमिया या फेनकोनी एनीमिया क्या होता है कि आपके जो डायमंड ब्लैक फेन होते हैं ये आपका पर्पल रेड ब्लड सेल्स की ना डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि बनते नहीं आपके, यानी कि आपकी जो बोन मैरो होती है वो आरबीसीज जो है वो प्रॉपर्ली बनाना बंद कर देती है, यानी कि बहुत कम कर देती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है वो लाइन जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो इसलिए वो कहता है डायमंड ब्लैक फेन इन्फेंसी मैक्रोसाइटिक एनीमिया विथ रेटिकुलो, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। रेटिकुलोसाइटोपिनिया, यानी कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो आपके जो यंग न्यू आरबीसीज हैं वो बन रहे होते हैं। और एलिवेटेड ईडीए विद पॉसिटी ऑफ एरिथ्रॉइड परकर्सिव। अब जो पेशेंट होता है उसके अंदर आपका ये एलिवेटेड EADA जो है वो आपका बड़ा होता है, यानी कि अगर इन्फेंट आपके पास आया विद आइसोलेटेड मैक्रोसाइटिक एनीमिया विद लो रेटिकुलोसाइट काउंट ये तो हमने कहना होता है दिस इज़ अ डायमंड ब्लैक फेन। फेनकोनिया को अगर हमने वो करना है तो इसके अंदर आपको पैनसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा होता है। पैनसाइट यानी कि पैनसाइटोपिनिया का क्या मतलब होता है, आपकी तीनों चीज़ें, आपने तीनों सेल्स कम, आपके आरबीसीज भी कम, आपके WBCs भी कम, और आपके जो है वो प्लेटलेट्स भी हैं वो भी कम। तो ये आपकी क्या होती है, कंजेनिटल अनोमलीज होती है विद पैनसाइटोपिनिया एंड क्रोमोसोमल ब्रेकेज ऐसे पॉजिटिव, ठीक है ना। CBAP जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। सो कंजेनिटल अनोमलीज विद पैनसाइटोपिनिया विद इज रिलेटेड टू द ब्लैक फेन। तो कॉमन इन बोथ आर इन दोनों के अंदर अगर आप दोनों चीज़ों को अगर बहुत से कॉमन करो तो दोनों कंजेनिटल अनोमलीज हैं। मिलेग्नेंसी हो सकती है और ट्रांसप्लांट्स होती है, क्योंकि आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि आपके सेल्स ही नहीं बन रहे होते, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें स्टेम सेल्स जो है वो करना होता है, ट्रांसप्लांट वगैरह करना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाता है साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया, तार सिंड्रोम, कैसलबैक मेरिट एंड, अच्छा एक मिनट, ये साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया का क्या स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया द साइकिल्स, यानी कि हेमाटोलॉजिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका वो हिस्सा जो बैक्टीरिया से लड़ता है, यानी कि फाइट करता है, तो उसके जैसा वो रेगुलर इंटरवल्स पे बहुत कम हो जाते हैं। मतलब कि जो पेशेंट है उसको इक्वली तौर पे मतलब जो है वो वीक होता रहता है, यानी कि कुछ दिन से जो है वो ऐसा होता है कि न्यूट्रोफिल्स काउंट जो होता है वो पहले कम हो जाते हैं, फिर जो है वो कम होते हैं, फिर जो है वो डेंजरस लेवल पे जो है वो गिर जाते हैं। और अगर आपको पता है कि न्यूट्रोपीनिया यानी कि WBC का लेवल कम हो जाए तो आपको पता है इन्फेक्शन जो है होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कम हो गया और यहाँ इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया, फिर नॉर्मली जो है आप देखते हैं कि आपके साइक्लिक जो होता है साइकिल्स के थ्रू आपके जो है वो आपके बेटर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं हम साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया, ठीक है ना। तो साइकिल की फॉर्म में जो है रिपीट कर रही होती है। तो इसके अंदर जो एग्जाम में पूछा जाता है ना कि इसके अंदर इन्फेक्शन होता है रेगुलर इंटरवल पे एंड लिंक विद इलान म्यूटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और जो रफली है वो एक ही पैटर्न पे फॉलो करता है, यानी कि एक मदर थी, उसको कुछ हफ्तों बाद जो है वो पहले नॉर्मल थी, फिर उसको कुछ हफ्ते बाद बुखार हो गया, फिर उसके मुंह में छाले निकलना स्टार्ट हो गए, फिर उसको थ्रोट इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब ऐसे ऐसे बीमारी का बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। और जो नॉर्मल, क्योंकि जो नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं ना रिकरेंट, वो जो इंसान फिक्स पैटर्न में नहीं होते। तो अगर जो एग्जाम है उसके अंदर लिखा हो कि चाइल्ड विद माउथ अल्सर्स, फीवर, जिंजवाइटिस, फेरिंजाइटिस एंड स्किन इन्फेक्शन एंड फॉलो ऑन, तो ये साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया होता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रोफिल्स का अगर कम हो जाए बॉडी के अंदर, बिकॉज आपका फर्स्ट लाइन बैक्टीरियल डिफेंस आपका WBCs होते हैं, तो अगर वो कम हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम जो है आपका कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फीवर, ओरल, जिंजवाइटिस वगैरह ये सारी सिम्टम्स जो सब हमें देखने को मिल रही होती हैं, ठीक है ना। इलान म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो उनसे है आपकी इस जीन के अंदर जो है वो म्यूटेशन हो जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जीन जो है वो डिफेक्ट हो जाए, यानी कि क्लिनिकली लेवल के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट आपके होता है वो आपकी पीरियोडिक जो इन्फेक्शन पैटर्न हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ना कि आपकी जीन्स की म्यूटेशन देखने को मिल रही होती है। तो आपने जो जीन्स के पैटर्न है कि पहले उसको बुखार हुआ, फिर उसके बाद जिंजवाइटिस, फिर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, मतलब वो चीज़ें जो है वो बढ़ती चली जाएँ, ठीक है ना। डायग्नोसिस के अंदर आपने CBC वगैरह करवानी होती हैं, और CBC में आपको WBC की वैल्यू देखनी होती है, ठीक है, जिससे आपको डिजीज़ की जो वो पता चल रहा होता है कि लैब जो है मुसलसल करवा रहे होते हैं तो आपको कभी WBC बड़े नज़र आते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर WBC भी जो है वो बड़े नज़र आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। फिर आपका आ जाता है तार सिंड्रोम। तार सिंड्रोम से मुराद क्या होता है कि आपकी लीड्स टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद एब्सेंट रेडियाई बट प्रेजेंट थम्स, यानी कि जो इसको हम थ्रोम्बोपेनिया एब्सेंट रेडियस सिंड्रोम भी हम कहते हैं, ठीक है। डिज़ीज़ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है ना कि आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपकी कम हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, प्लेटलेट कम हो जाती हैं। तो शॉर्टली अगर हम बात करें कि तार सिंड्रोम क्या होती है, कि आपकी
जब प्लेटलेट्स कम होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर आपकी जो ब्लीडिंग है उसके जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है बच्चों के अंदर, तो उसके अंदर हमें जो सेल्स हैं उसके अंदर जो है वो हमें एब्सेंट रेडियाई जो है वो नज़र आ मिल रहे होते हैं। तो जो बच्चों के प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ब्लीडिंग होना, ब्रूजिंग होना, पेटशाई होना, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इनकी स्किन की जो है वो ब्रूजिंग वगैरह हो जाना ये बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। और साथ ही जो है वो जो रेडियस है ऑफ द बोन वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। थम्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका अपर लिम्ब है वो डिफेक्ट हो, तो आपको जो है वो अपर लिम्ब अगर आपका डिफेक्ट हो और अगर रेडियस ना हो लेकिन आपको जो थंब है वो प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब है जो तार सिंड्रोम है वो आपका स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आपका इसके अलावा अगर दूसरी लिम्स के अंदर अनोमलीज वगैरह हैं तो उसके अंदर आपका जो थंब है वो क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है। तो एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है कि पेशेंट इन्फेंट विद ब्लीडिंग टेंडेंसी, एब्सेंट रेडियस, present thumb present thumb with a history of up and down patterns, and also the bleeding tendency increases with the time, तो आपको तार सिंड्रोम जो है वो सोचना है बिकॉज ऑफ एब्सेंट रेडियस बट थंब इज प्रेजेंट। फिर आपका आ जाता है कैजाबैक मेरिट। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिकल की तरफ आते हैं। इसके अंदर सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि आपकी जो वेस्कुलर लीजन्स होती हैं यानी कि जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर abnormal मास जो सब हमें देखने को मिल रहा होता है। तो सिकल सेल डिजीज़ जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल डिजीज़ के अंदर जो होता है वो आपको जो आपके सेल्स होते हैं वो आपकी हिमोलाइसिस जो स्टार्ट हो जाते हैं, क्रिसेंट टाइप जो होता है वो आपको चीज़ें देखने को वो मिल रही होती हैं, सेल्स जो है वो देखने को मिल रही होती हैं। और आपको पता है कि सिकल सेल डिजीज़ ये नहीं है कि आपको अब सिकल सेल डिजीज़ आपके अडल्ट्स के अंदर आपके मोस्ट कॉमनली जो अडल्ट्स होते हैं उसके अंदर HbS जो है ए मोस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सिकल सेल SC जो होते हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। यानी कि आपके जो सेल्स होते हैं RBCs के सेल्स होते हैं वो आपको क्रीसेंट ऐसे इस शक्ल के अंदर जो है वो मिल रहे होते हैं सिकल सेल डिजीज़ के अंदर। क्यों, आपकी जो है वो जो सेल्स है उनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। ऑक्सीजन या स्ट्रेस के अंदर जो RBCs हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो शेप जो होता है वो डैमेज होती है। सबसे पता है जब नॉर्मल सप्लाई कंटिन्यू नहीं कर रही होती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से वो अपनी शक्ल चेंज कर रहे हैं। तो अब नॉर्मल RBCs देखने को मिल रहे होते हैं, हेमोलाइसिस जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर जो है वो पाँव और हाथ इन्हीं की जो है वो पेनफुल स्वेलिंग हो रही होती है। इसके अलावा एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम देखने को मतलब फीवर होता है, चेस्ट पेन, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्प्लीनिक ये यहाँ पर कंप्लीशन इंक्लूड एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, डेक्टिलाइटिस, स्प्लीनिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह होना विद एप्लास्टिक क्राइसिस एंड ऑस्टियोमाइलिटिस जो होता है वो या एवेस्कुलर नेक्रोसिस हमें देखने को मिल रहा होता है। तो अगर बच्चों में पेन हो, डेक्टिलाइटिस हो, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो, तो आपने सिकल सेल डिजीज़ की तरफ जाना है। इसको इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, हाइपोक्सिया, कोल्ड किसी भी वजह से जो है वो आपका ट्रिगर हो सकता है। फिर उसका आपका आ जाता है ल्यूकीमिया। आपको आई थिंक ल्यूकीमिया आपका ऑन्कोलॉजी के अंदर आ जाता है ल्यूकीमिया। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है आपका न्यूरोब्लास्टोमा, विलियम्स ट्यूमर। ये दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली दफ़ा आपका ल्यूकीमिया से सवाल आया था AML का। एक बुज़ुर्ग की जो है वो हिस्ट्री दी हुई थी कि एक ओल्ड पर्सन है, एक ओल्ड मैन है और उसको 3 महीने की जो है वो हिस्ट्री दी हुई है और वो आई थिंक ग्रैनुलोसाइटोसिस जो होता है वो ब्लास्ट सेल जो होता है वो फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके अंदर हमने बताना होता है। अब ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है कि बोन मैरो को जो ल्यूकीमिया को हम क्या कहते हैं कि एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड। ALL याद रखना है आपने, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, यानी कि जिसके अंदर आपके ब्लास्ट मतलब सेल्स होते हैं वो आपके बन रहे हों। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया मोस्टली बच्चों के अंदर होता है विच ट्यूमर लाइसिस एट ट्रीटमेंट इनिशिएशन, यानी कि आपका सबसे कॉमन जो चाइल्ड मेलिग्नेंसी है वो आपकी ALL होती है। यानी कि जब आपका जो बोन मैरो होता है उसमें ल्यूकेमियल सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्लड सेल से ज़्यादा हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो बच्चा होता है वो क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, उसके इन्फेक्शन या फीवर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ब्रूजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, स्प्लेनिक इनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाती है टू कंप्रोमाइज़ द सेल्स। तो और जो पेशेंट होता है उसके अंदर अपने ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मतलब होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको उनका टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही होती है। फीवर प्लस पेल प्लस ब्रूजिंग वगैरह हमने पेशेंट के अंदर अपनी देखनी होती है। न्यूरोब्लास्टोमा का क्या मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर आपकी न्यूरोक्लासिकल सेल का ट्यूमर हो, ये मैंने अब आपको रिसेंटली पढ़ाया था क्या कहते हैं रिस्पायरेटरी के अंदर। तो न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर जो होता है वो अक्सर आपकी जो न्यूरोक्लासिकल सेल्स हैं सिंपैथेटिक चेन या एड्रिनल एरिया से जो निकल रहे होते हैं उसके अंदर अगर आपके अबनॉर्मली मास हो जाए आपको देखने को मिले, या आपको मिडलाइन अगर क्रॉस कर जाए, तो उसके अंदर आपको
न्यूरोब्लास्टोमा जो है वो देखने को मिल रहा होता है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज कैटेकोलामाइन मेटाबोलाइट डिजीज़, जिसके अंदर आपका वेन मेटालिक एसिड वगैरह आपका हाई होता है इसके अंदर। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर अगर आपको एब्डोमिनल मास देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल क्रॉस लाइनिंग मास देखने को मिले विद हाई वेन मेटालिक एसिड या जो है, तो उसे हम कहते हैं न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोक्लस्ट अलॉन्ग सिंपैथेटिक चेन क्रॉस द मिड लाइन, ठीक है, एंड एलवेज कैटेकोलामाइन मेटाबोलाइट्स। विलियम्स ट्यूमर्स क्या होता है? विलियम्स ट्यूमर आपका रीनल ट्यूमर होता है, यानी कि जिसके अंदर आपका किडनी से जो होता है वो किडनी से आपको जो है वो मास फील हो रहा हो, ठीक है ना, और चाइल्ड जो होता है वो एब्डोमिनल मास के साथ जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और इसको हम न्यूरोब्लास्टोमा के साथ या न्यूरोब्लास्टोमा के साथ इसे ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो विलियम्स ट्यूमर होता है उसके अंदर यूजुअली मिड लाइन क्रॉस नहीं होता, यानी मिड लाइन मास हमें शो नहीं होता, ठीक है ना, और ये आपका जो बैक विद वाइट मैन सिंड्रोम है, वैगर सिंड्रोम है, इससे प्रेजेंट होता है। न्यूरोब्लास्टोमा होता है ये 2 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो चाइल्ड विद किडनी मास प्लस वैगर एसोसिएशन आपको जो है वो विलियम्स ट्यूमर जो है वो देखने को मिल रहा होता है, यानी कि बच्चे के अंदर अगर आपने क्या कहते हैं मास देखा है बट नॉट अ मिड लाइन, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपकी वैगर एसोसिएशन हो तो इट में लीड्स टू द चाइल्डहुड ट्यूमर। विलियम वैगर एनवायरमेंट सिंड्रोम। ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है कि उसके बच्चों के अंदर या डॉल्टर्स के अंदर जो बोन है उसका ट्यूमर होना स्टार्ट हो, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा मेटाफाइसिस होना स्टार्ट हो, उसकी वजह से आपकी जो ऑस्ट्रॉइड है वो प्रोड्यूस हों, यानी कि इमेच्योर बोन मटेरियल प्रोड्यूस हों, और उसमें आपको जो है वो ऑस्टियोसार्कोमा जैसे फीचर जो है वो हमें देखने को मिले, ठीक है। और इसके अंदर मेटाफाइसल बोन ट्यूमर हमें देखने को मिल रहा होता है विच इज़ अराउंड द नी विच प्रोड्यूसिंग द ऑस्टियोइड। इसके अंदर ना आपने ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है ऑन एंड स्किन पेरिस्टल डेकोरेशन। ऑन एंड स्किन अपीयरेंस होती है जो कि हमें इविंग सार्कोमा के ऊपर जो है वो मिल रही होती है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि नी के करीब अगर मेटाफाइसिस है और पेनफुल बोन है और ट्यूमर जो है वो ऑस्ट्रॉइड बना रहा है और वो जो है फैल रहा है, तो मोस्टली कॉमन क्या हो सकता है, तो आपने बताना होता है कि वो ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, ठीक है। और इविंग सार्कोमा के अंदर आपको ऑन एंड स्किन अपीयरेंस जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। खैर बस इतने याद रखना है। जैसे ALL है विच इज़ मोस्ट कॉमन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हम करवाते हैं, विन मेटालिक और HVA जो है वो हमारा विलियम्स ट्यूमर के अंदर ज़्यादा ये न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर देखने होते हैं। वेगार की एसोसिएशन आपके विलियम्स ट्यूमर के साथ होती है, ऑन स्किन जो है वो आपको इवन सार्कोमा के साथ होता है। अच्छा जी, फिर क्या है आपका मस्कुलोस्केलेटन के अंदर आपका आ जाता है पेडियाट्रिक फ्रैक्चर्स और नर्स मेड एल्बो। बेसिकली ना आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, कॉमनली ये नहीं पूछा जाता है पीड्स के अंदर, ऑर्थो के अंदर ये चीज़ पूछा जाती है, तो सर्जरी के अंदर जो होता है वो आपने इस चीज़ को जो है वो याद रखना होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये है कि क्लेविकल का फ्रैक्चर, आपको पता है कि जो क्लेविकल की बोन होती है वो मिड जो 2/3 होता है वो आपका मोस्ट कॉमनली जो होता है वो होता है, और किसकी वजह से होता है, फॉल की जो है वो हिस्ट्री हो रही होती है, फॉल की हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो ऑफर मैनेज विद स्लिंग स्पॉट्स, और ये मतलब स्लिंग स्पॉट्स हम लगाते हैं तो क्लेविकल का फ्रैक्चर जो है वो हमारा ठीक हो जाता है। हाँ, समटाइम ये होता है कि आपकी जो मूवमेंट होती है, यानी कि अगर आप फेंक रहे हैं, मतलब एक हॉरिजेंटली शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, जिसका काम से हाँ मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं आपको मसला आ सकता है, जैसे आप खेल रहे हैं या कुछ ऐसा करें तो उसके अंदर आपको मसला आ सकता है। ओवरऑल जो होता है ऐसा इसका कोई इशू नहीं होता। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर बोन जो होती है वो पूरी मतलब हिस्सों के अंदर जो है वो साइड से जो है वो टूटती होती है, और दूसरी साइड जो होता है वो आपकी बेंड रहती है ग्रीन से। ये आप ना एक दफ़ा इमेजेस देखें तो आपको पता चल जाएगा। सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर इस बायलेटरल ब्रैकियल रेडियल आर्टरी इंजरी एंड कंपार्टमेंट्स एंड वॉकमैन। आपकी ब्रैकियल आर्टरीज के अंदर डैमेज होती है, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, जो आपके मसल्स होते हैं वो आपके एक जगह पे बढ़ते 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 वो इंजरी की वजह से बढ़ते रहते हैं, और अचानक जब आप उसको टेयर करते हैं, अगर आप उसको काटते हैं तो उसके ब्रस्ट ऑफ जो होता है वो आपका ब्लड जो होता है, मसल जो होता है वो निकल रहे होते हैं लेयर्स के अंदर, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमारे जो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस है वो आपने लाजमी देखना होता है। फिर आपको आ जाता है साल्टर हैरिस फ्रैक्चर, ये आपकी क्लासिफिकेशन होती है जिसकी वजह से आपको ग्रोथ डिस्टर्बेंस का रिस्क होता है कि अगर आपका फ्रैक्चर ग्रोथ जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको साल्टर हैरिस फ्रैक्चर जो है वो ये फाइंडिंग जो है हमें देखने को मिल रही होती है। फिर आपका आ जाता है नर्स मेड एल्बो। नर्स मेड एल्बो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी यूएसएमएल में भी लिखा हुआ है कि आपकी जो रेडियल हेड है उसकी जो है ना सब लैक्सेशन होती है, यानी कि तब होती है जब छोटे बच्चों के हाथ जो है अचानक हम खींचते हैं, मतलब आप पकड़ते हैं या उठाते हैं या हम उन्हें झूला झुला रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। तो अगर बच्चे का हाथ हम पुल करेंगे तो जो है वो हमें नर्स मेड एल्बो जैसी फीचर जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्कोट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें अंदर प्रॉक्सिमल वीकनेस होना स्टार्ट होती है, तो गुवर साइन ये इसका इंपॉर्टेंट है कि ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हमें गुवर साइन नज़र आता है, वाल्डिंग गेट आता है, काफ की सूडो डिस्ट्रॉफी और कार्डोमैथी में नज़र आ रहा होता है। बाकी जो होता है वो आप इसे एक दफ़ा खुद देख लीजिएगा। फूड ट्रांसप्लांट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, चाइल्ड अब्यूज़ में से ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है, चाइल्ड अब्यूज़ का ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है चाइल्ड अब्यूज़ का,
वो क्या होता है, एक तो इसमें पेरेंटिंग का ना बड़ा वो होता है कि अगर बच्चों से अगर आपने मतलब आप मतलब व्हाट इज़ योर बिहेवियर, ठीक है ना, मतलब आपका उनके साथ क्या कनेक्शन है या क्या है, ठीक है ना। तो मतलब आप बच्चे की जो सोशल इंटरेक्शन है या वो किस तरीके से है। अब उसके अंदर आप वो कहता है कि चाइल्ड अब्यूज़ कंसर्न राइज विद इंजरीज इनकंसिस्टेंट विद डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि अगर बच्चे को मार रहे हैं, यानी कि आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसके अंदर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, मतलब आप अगर आप बच्चे को मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, और जिसकी वजह से अगर कंप्लेन ऑन अ कंप्लेंट आपको बच्चे के ऊपर जो है वो इंजरीज़ का साइन वगैरह नज़र आए, तो उसे हम कहते हैं कि यार ये पेशेंट जो है वो क्या है, चाइल्ड अब्यूज़ पेशेंट है, यानी कि इसके ऊपर किसी न किसी ने जो है ना वो क्या किया है, किसी न किसी ने मारा है, ठीक है ना। और या किसी ने जो है ना इस इंजरी की वजह से जो है वो आपकी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर अगर इंजरी वगैरह होती है तो वो आपकी हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री में जो है वो शामिल हो रहा होता है। तो एग्ज़ाम के अंदर वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि यार एक वीक सी हिस्ट्री देता है, लेकिन इंजरीज़ वगैरह हैं जो कि ज़्यादा सीवियर होती हैं, और वो जो इंजरीज़ हैं वो आपकी डिफरेंट हीलिंग स्टेजेस के अंदर रिपीटेडली जो है वो ब्रूजेस वगैरह एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। एक मिनट। अच्छा, तो चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर सिर्फ ये नहीं होता, मतलब इंजरीज़ वगैरह की हिस्ट्री होती है। अब ये नहीं होता कि सिर्फ आपकी फ़िज़िकल अब्यूज़ हो, यानी कि जिसके अंदर आपका बच्चे को मारा जाए। अब इसके अंदर आपकी ना सेक्सुअल अब्यूज़ की जो है वो हिस्ट्री, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ इसकी हिस्ट्री आ सकती है। इसके अलावा इमोशनल अब्यूज़ की हिस्ट्री आ सकती है, कि बच्चों को जो है वो अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ठीक है ना, निग्लेक्शन की हिस्ट्री आ सकती है। तो एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादातर आपको फ़िज़िकल अब्यूज़ का पूछा जा रहा होता है। और इसके अंदर हमने एक और आपका एक मिनट, मैसेज तो इसके अंदर आपका जो सा बच्चा होता है ना, तो उसके अंदर आपने जो सा वो ज़्यादातर आपने फिजिकल अब्यूज़ का जो है वो पूछा जा रहा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो इंजरी है वो अगर बच्चे को मारा गया है तो उसकी बच्चे की जो है वो इंजरी प्लस एज प्लस द गिवन हिस्ट्री, तो वो उस तरीके से जो है वो पूछा जाता है। तो अभी हमने फिर सस्पिशियस करना होता है कि हाँ ये है या नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि hearing and vision screening are routine preventive visit topics. Vaccination are tested by age, appropriate catch-up logic and contradiction. जो वैक्सीनेशन होते हैं ना, ये आपने पढ़नी है कि आपकी जो है ना सबसे पहले जो होती है वो आपको कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, उसके बाद आपकी कौन सी चीज़ें होती हैं। बस आपने इतना जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसके अंदर आपने इतना याद रखना है कि 4 मंथ का बच्चा है, अगर उसको ब्रूसिस है और मदर जो है वो कहती है कि बच्चा जो है वो खेलते खेलते टकरा गया, ऐसी कुछ हिस्ट्री है, तो उसके अंदर आपने याद रखना है कि आपने पूरी हिस्ट्री लेनी है बच्चे से। वो आपको नज़र आएगा कि जो बच्चा है उसको हमने फिज़िकल अब्यूज़ किया, मारा हुआ, ये खेलने की वजह से नहीं है, ठीक है। या अगर जो है वो माइल्ड सा फ्रैक्चर हुआ हो और बच्चे को जो है वो सस्पिशियस लग रहा हो कि हाँ यार मारा गया है, तो उसके अंदर समटाइम जो है वो आपको पोस्टीरियर फ्रैक्चर की हिस्ट्री के साथ आता है। तो वो ये एमसीक्यू उसके अंदर मैंने वो चीज़ें दी हुई हैं। वैक्सीनेशन आपकी जो सा होता है ना वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि पहले जो सा होता है वो कौन सी वैक्सीन लगती है और किस एज के अंदर लगती है। तो आपको पता है पोलियो के जो से खतरे होते हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर अभी भी 1 to 2% जो है वो पोलियो की जो है वो क्या कहते हैं अपना हिस्ट्री है, ठीक है ना। अब डोंट नो दैट हाउ वी कैन से। तो वैक्सीनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो रूटीन अल्ट्रासाउंड के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो हमने सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी, पोलियो और इन चीज़ों की जो है वो हमने करवानी होती है। तो सबसे पहली वैक्सीन जो है वो अपने हेपेटाइटिस बी की करवानी होती है। 2 मंथ बाद जो है वो अपने रोटा वायरस, पीसीवी और आईपीवी जो है वो अपने करवानी होती हैं, ठीक है। 4 मंथ बाद जो है वो अपने क्या कहते हैं पीसीवी और रोटा वायरस की दोबारा करवानी होती हैं। फिर मोर देन 6 मंथ जो है वो अपने फिर इन्फ्लुएंजा और इन चीज़ों करवानी होती है। तो वो एक ये पूरा एक टॉपिक है, वो मैं आपको वैक्सीनेशन को जो है वो आपको ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। तो बस इसके अंदर बस वो सारी हिस्ट्री MMR की, मीज़ल मम्प वायरस, रूबेला, रोटा वायरस, वैसीला और इन सारों की जो है वो हिस्ट्री आपने जो है वो याद रखनी होती है, ठीक है। सो बाकी इतना ख़ास नहीं है। बस इसके अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जो डायरिया का वो मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया, उसको मैं अलग भेजूँगा। डायरिया, वैक्सीनेशन, इसका टेबल, इसका जो टेबल आता है वो, एपगार स्कोर मैंने आपको पढ़ा दिया है। एपगार स्कोर इंपॉर्टेंट है, ये तो लाजमी आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट आपने खुद जो है वो याद करने हैं, ये भी आता है, ठीक है। और इसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ ये क्लास में आती हैं, जो आपकी मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। मेटाबॉलिक डिजीज़ अगर इसमें ना आई पीरियड्स में तो आपकी बायोकेम में लाजमी आती है, ये आती है। तो ये मैंने आपको चीज़ें जो है वो पढ़ा दी हैं। इसके अलावा जेईटी के अंदर से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। या कावासाकी डिजीज़ है, या न्यूरोब्लास्टोमा है, विलियम्स ट्यूमर है, ये वाली जो सी डिजीज़ हैं वो आपके आ सकते हैं। बाकी ये डायरिया और वैक्सीनेशन मैं आपको सेपरेटली इंशाल्लाह ग्रुप में भेजूँगा। थैंक यू सो मच।